क्लास 12th इसमें 2021 का कंप्यूटर साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी का सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है। और इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी। जो पहला पार्ट है उसमें 2 सेक्शन है, जो बी पार्ट है इसमें 3 सेक्शन है। और सारी चीजें आपको पाइथन में करनी है, सवाल भी पाइथन के ही है। तो जैसे जैसे ये आएंगे मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये है पार्ट ए सेक्शन 1 और इसमें 15 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं 1 से 21 में, यानी कि 21 में आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप देखें कि ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, अंडरस्कोर अलाउड है। ये ट्रू, ये रिजर्व वर्ड है। जो ट्रू है और फॉल्स है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हमारे पास, वो हम पाइथन में आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जो सेकंड है 2, इसमें कभी भी नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते आप। नंबर को आप बीच में लाइए कोई बात नहीं, लेकिन नंबर उससे शुरुआत नहीं कर सकते। तो आपकी जो मार्किंग स्कीम है, कहने का मतलब सैंपल पेपर भी दिया गया है, इसकी मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, उसमें केवल ये उत्तर लिखा हुआ है। आपको ये भी सही करना है क्योंकि ये भी इनवैलिड है। तो कौन से इनवैलिड हो गए? ये भी और ये भी, दोनों इनवैलिड है। गिवन द लिस्ट, एक लिस्ट दी है और यहां पर आपको प्रिंट करना है L2:5। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले आपको, क्योंकि ये लिस्ट दिख रही है, जहां स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए ये लिस्ट हो गई। अब आपको इसके इंडेक्स लिखने पड़ेंगे। इंडेक्स जरूर, हर सवाल में आप इंडेक्स जरूर लिखिए। इंडेक्स से सारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इंडेक्स हो गया इसके। अब 2 से 5, तो 2 पे आ जाइए आप। 2 पे क्या है? 6। 2 पे 6 हो गया। फिर उसके बाद 5 तक जाना है, लेकिन ये 5 को लेना नहीं है। अगर आप यहां पर 5 पे देखें तो आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 5 तक जाना नहीं है। या एक अच्छा तरीका ये होता है इसका कि आप 5 - 2 कर दीजिए। कितना आया? 3। इतने 3 नंबर आपको केवल 3 नंबर लिखने हैं। तो 6 से 6 हो गया 1, 82 हो गया 1, और आपका ये 5 हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने योग्य ये है कि जो 6, 82 और आपने 5 लिखा है, ये किसमें आएगा? क्या रिजल्ट आएगा इसका? इसका रिजल्ट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है, इसको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान रहेगा। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV का फुल फॉर्म क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्या है ये? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसका मतलब जैसे हमने लिखा आपका नाम है A, आपकी एज है 23, आपका जेंडर है फीमेल, ऐसी B 21 से मेल। तो ये कॉमा से सेपरेटेड है ना ये वैल्यू, से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसको CSV हम कहते हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे के सारे हमें वैलिड ही दिख रहे हैं, इसमें कोई इनवैलिड तो है नहीं। लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए, इन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेटर पूछा है और अर्थमेटिक ऑपरेटर में केवल ये आता है क्योंकि ये जो है इसमें ये कई लॉजिकल है, कई कुछ और काम में आते हैं, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर ये हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर ये हो गया। इस तरीके के ऑपरेटर अलग अलग नाम के ऑपरेटर हैं, लेकिन अर्थमेटिक केवल ये स्टार स्टार है। इसका मतलब जैसे हमने कहा 2 स्टार 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घात 3 यानी 2 क्यूब 8। इसका मतलब ये होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। सपोज अ ट्यूपल t इज डिक्लेयर्ड एज t इक्वल्स दिस। अब ये ट्यूपल है, इसको डिक्लेयर किया गया राउंड ब्रैकेट से, ध्यान रखिएगा, ये राउंड ब्रैकेट से दिया गया है। और इसमें ट्यूपल का मतलब होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब एक इंफॉर्मेशन, एक ही चीज की अलग अलग इंफॉर्मेशन। जैसे आपका मैंने अभी बताया ना, जैसे आपका नाम A है, आपकी एज 23 है, आप फीमेल है, तो ये आप ही का रिकॉर्ड हो गया। इसको हम एक ट्यूपल कहेंगे, इसको हम एक ट्यूपल की संज्ञा देंगे। तो ये तो प्रिंट करेंगे तो T1 प्रिंट हो जाएगा। मैक्सिमम जो होगी इसमें, जैसे T1 में क्या प्रिंट होगा? इसको 0 करिए, 1 2 3, तो T1 में आपका प्रिंट हो जाएगा ये 12। प्रिंट मैक्स T, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 43, ये प्रिंट हो जाएगा इसमें। प्रिंट लेंथ T, लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 हो जाएगा इसका। लेकिन ये जो है B वाला, इसमें आप एक T2 मतलब इस जगह पे आप रखना चाह रहे हैं क्या? -29। लेकिन ये होता है, ट्यूपल होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल है, तो इसका उत्तर होगा B। ये इनकरेक्ट है। राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1 2 3 एंड वैल्यूज आर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। अब इसमें खास बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई डिक्शनरी बनाइए, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया इन्होंने। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख लीजिए, जैसे डे रख लीजिए। इसको ऐसे देते हैं, पहले = का साइन लगाते हैं,
यहाँ ब्रेसेस से शुरू करते हैं, ब्रेसेस से ही एंड करेंगे, लेकिन ये की वैल्यू पेयर है तो 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा मंडे, तो 1 कोलन सिंगल कोट में आपका आएगा मंडे, ये हो गया। अब आप लगा देंगे सिंगल कोट खत्म करके कॉमा, अब आप 2 के साथ लेंगे ट्यूसडे वाला, इसे हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। क्या कहते हैं? की वैल्यू पेयर। तो 2 कोलन सिंगल कोट में आप लिखेंगे ट्यूसडे, ये हो गया। अब 3 हो गया, 3 कॉलन लगा के आप लिख देंगे ये वाला वेडनेसडे। ध्यान रहे जिस तरीके से लिखा है वैसे लिखना है, अगर ये कैपिटल है तो ये कैपिटल होगा, यहां पर इसका बहुत ध्यान देना है आपको, कैपिटल होगा ये भी कैपिटल होगा। और उसके बाद ये जो खत्म हो जाए तो आप इसको ब्रेसेस से बंद कर देंगे। A tuple is declared as, एक ट्यूपल बना दिया t, मतलब रिकॉर्ड है ये 25698। What will be the value of sum t? सम क्या होगा? सम t का मतलब होता है इसके अंदर जो भी कंटेंट है या जो भी वैल्यूज है उनका सम हो जाएगा। तो 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 8 30, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। Name the built-in mathematical function method that is used to return an absolute value of a number। अगर आप C++ या जावा वगैरह से वाबस्ता हो, आप उन्हें जानते हो, तो आपको पता रहेगा कि ये जो ABS फंक्शन है ये सभी में है, बहुत शुरुआत से C से चला आ रहा है। ABS क्या करता है, अगर मैं ABS के अंदर -2 दूंगा तो ये 2 रिजल्ट देगा हमको, और अगर इसी की जगह मैं 2 रख दूं तो भी 2 ही देगा, यानी कि नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो आपका फंक्शन क्या हुआ, आपको लिखना कैसे, उत्तर है ABS और राउंड ब्रैकेट। नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। ईमेल भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP। क्या यूज होता है? SMTP। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रहेगा ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि यहां पर आप है आपका मेल सर्वर, यहां पर है आपका कंप्यूटर या आपका स्मार्टफोन, यहां से आप ईमेल आपने लिखा और सेंड कर दिया। जब आप सेंड करते हैं तो इसको मेल सर्वर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी या पुश करने की जिम्मेदारी है SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। और उसके बाद यहां पर आपका दोस्त है जिसको आपने भेजा है, मान लीजिए आप सैम है, वो पीटर है, तो पीटर के तरफ जाने की जिम्मेदारी, या फिर ये कहे कि इस मेल सर्वर से इसके स्मार्टफोन या उसके कंप्यूटर तक खींचने की जिम्मेदारी है POP की, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की। तो ये इससे खींचेगा, ये पुश करता है मेल्स को, पॉप का काम है पुल करना। अगला है योर फ्रेंड रंजना कंप्लेन्स दैट समबडी हैज क्रिएटेड अ फेक प्रोफाइल ऑन फेसबुक एंड डिफेमिंग हर कैरेक्टर विद अब्यूजिव कमेंट्स एंड पिक्चर्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम फॉर दीज सिचुएशंस। अब देखिए, एक महिला है, ठीक है, किसी को उनसे कोई भी तकलीफ हो सकती है या पुरुष से भी हो सकती है। अब महिलाओं के साथ क्या होता है, लोग बड़ा इस चीज़ का फायदा उठाते हैं कि इन्होंने तस्वीर डाल दी, कुछ गंदे भद्दे कमेंट लग दिए, या इनका मॉर्फ कर दिया फेस किसी नग्न फोटो के साथ, मतलब गंदी बात की, इनको डिफेम करने के लिए इनका नंबर भी डाल दिया। तो ये जो चीज़ इन्होंने की है, सबसे पहली बात तो बता दूं कि आप हो कोई हो, ये काम सबसे गलत है, क्योंकि जब भी आप करेंगे आपका IP एड्रेस तो कहीं ना कहीं से निकल आएगा, और IP एड्रेस किसी ना किसी कनेक्शन पे लिया जाता है, वो कनेक्शन में पकड़ के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। In SQL, name the clause that is used to display the tuples in ascending order of an attribute। देखिए, जब हम SQL के अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं आगे, इसमें हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि भाई ऑर्डर में आ जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये आपका सीरियल नंबर है, नहीं एज कर देते हैं, एज, इसमें एक वैल्यू दे दी आपने 21, 20 और 31। अब जब आप SQL में कुछ सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और सिलेक्ट एज फ्रॉम सम टेबल, कोई टेबल का नाम होगा, और वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, जिसमें एज का आप कॉलम चाहते हैं, और फिर आप लिखेंगे ऑर्डर बाय एज कर देंगे। तो ऑर्डर बाय जहां आप करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, इसके साथ वाले ट्यूपल्स आ जाएंगे, ट्यूपल्स मतलब इसके साथ रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेकिन वो दिखाई कैसे देगा, जो आपका रिकॉर्ड होगा उसमें ये जो वैल्यूज हैं उसके आगे और भी रिकॉर्ड होंगे, मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ आपको ये बता रहा हूँ। ऑर्डर बाय से ये होगा पहले 20 वाला, फिर 21 वाला, फिर 31 वाला, ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो आप DESC करके लगाएंगे इसमें, और असेंडिंग बाय डिफॉल्ट आता है, DESC, डिसेंडिंग आपको लगाना पड़ता है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा।
ये जो अगला सवाल है इसमें है इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल ऑपरेटर। तो अगर आप देखें कि अगर मैं एक टेबल बनाऊं, यहां पे आप ए हैं, आप मेल हैं, आपका नंबर है 234, मान लीजिए मोबाइल नंबर है, ये 3 का नहीं होता 10 का होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये बी है, ये फीमेल है, इनका मोबाइल नंबर है 563, ये भी 10 का होगा, मैं आपको केवल समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। ये है सी, ये है फीमेल, लेकिन इनका नंबर नहीं है कोई, तब आप क्या करेंगे, इसको भरना तो कुछ है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा नल, क्योंकि उनकी उनकी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं है। तो जब हमको ये चेक करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इज नल ऑपरेटर, कि भाई ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसका नंबर नहीं है, अगर ऐसा हमें चेक करना हो तो हम क्या लगाएंगे, इज नल। तो इज नल क्या करता है, इसका उत्तर आप समझ लीजिए, मैं बोल के बता देता हूं। टू चेक इफ द कॉलम हैज नल वैल्यू और नो वैल्यू, नल वैल्यू हो या वैल्यू हो ही ना, नल भी ना हो, जब नल भी ना हो तो उसे नो वैल्यू कहते हैं। राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड इन एसक्यूएल। तो मैं आपको सारे फंक्शन बता देता हूं, इसमें से कोई भी एक लिख दीजिएगा आप। तो सम, ये एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन ये होते हैं जो वैल्यूज पे काम करते हैं, तो जितने वैल्यूज आएंगे उनका सम रिजल्ट आ जाएगा आपका, एवरेज उन सब का सम होके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड होके आ जाएगा एवरेज। काउंट कितने नंबर्स है ये आपको बता दिए जाएंगे, इससे रिजल्ट आ जाएगा। उन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है मैक्सिमम से निकल आएगा, उन नंबर में सबसे कम कौन सा है वो मिनिमम में निकल के आ जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीडीएल कमांड। देखिए दो तरीके की कमांड होती है, डीडीएल और डीएमएल। जो डीडीएल कमांड होती है वो आपके स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाती है, बिगाड़ती है या मॉडिफाई करती है। डीएमएल केवल मैनिपुलेट करती है, किसको, रिकॉर्ड्स को। ध्यान रखिएगा, ये पूरे डेटाबेस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो जब आप सिलेक्ट करते हैं तो कोई क्वेरी करते हैं तो आपको रिकॉर्ड निकल के आते हैं, है ना। आप इंसर्ट करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी चीजें हैं, जैसे ये 2 रिकॉर्ड है तो इंसर्ट करेंगे तो एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए इनका आपका मोबाइल नंबर नहीं था तो इनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, अपडेट करेंगे तो जो भी अपडेट में देंगे आप। ऑल्टर ऐसा एक कमांड है जो डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये आपके डेटाबेस में ऑल्टरेशन करेगा, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर था रो कॉलम का उसको चेंज करेगा, तो ऑल्टर है इसका उत्तर। नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग द हिली एरियाज। हिली एरियाज में खास तौर पे हम जब डिफेंस की बात करते हैं या लॉन्ग रेंज की बात करते हैं या रिसर्च की बात करते हैं, तब क्या होता है, ऐसे इतने बड़े पहाड़ हैं, अगर आपने कोई ऐसी चीज लगाई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई एंटेना लगा दिया, मोबाइल वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला एंटेना है, तो यहाँ तक तो आ जाएगा, इसके पीछे तो कहीं नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं आएगा, बोलते ना यार टावर नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा, ये तो होता है। आप अपने घर के अंदर ही अगर नीचे वाले कमरे में चले जाए तो नहीं आता। तो ऐसी व्यवस्था जब हो या ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पर जरूरत होती है माइक्रोवेव की या रेडियो वेव की। अब आपका सवाल होगा ये माइक्रोवेव रेडियो होते क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है बस। रेडियो वेव जो है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो पहाड़ों के ऊपर से भी निकल जाती है। तो यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन होगा, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक रेडियो स्टेशन है और उससे चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही है, वो आप यहाँ सुन सकते हैं, क्योंकि ये इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी कम होती है। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। अब आप यहाँ पर देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख गया, तो आपको क्लियर पता है, जो आपने पहले भी डिस्कशन में मैंने आपके साथ ये बात साझा की थी कि ना तो ये डिक्शनरी है, ना ये स्ट्रिंग है, ना ये ट्यूपल है, जबकि आपको अंदाजा होगा कि यहाँ आपको स्ट्रिंग तो दिख ही रही है ना, ये सब चीजें ट्यूपल जैसा भी कोई दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर जो है 16वें का उत्तर है लिस्ट, डी इसका सही उत्तर है। If the following code is executed, what will be the output of the following code? तो नेम, ये नेम है, आप प्रिंट करना चाहते हैं नेम, और कहां से कहां तक, 3 से लेकर 10 तक। ध्यान रहे जो 3:10 है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो आप 10 - 7 3 कर लीजिए, आपको 7 वैल्यूज प्रिंट होंगी। ये तो क्लियर हो गया। कहां से शुरू करना है, 3 से, लेकिन ये इसकी इंडेक्स कहां से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। कहां से शुरू करना है, 3 से, 3 से आ जाइए, पी से शुरू करिए, पी आ गया, फिर आ गया आपका यू, फिर आ गया आपका टी, फिर आ गया आपका ई, आर, एस, सी। अब मुझे बताइए आई आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, आखिरी वाला नहीं आता, क्योंकि 7 3 से 10 आप कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 हो गए, खत्म, यहीं पे कर दीजिए। ओके, यहां पर है इन एसक्यूएल राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले
द लिस्ट ऑफ टेबल स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो अब अगर आपको जितने भी टेबल्स हैं वो निकालने हैं, आपके डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। एक डेटाबेस मतलब होता क्या है, अलग अलग टेबल का कॉम्बिनेशन। और टेबल क्या होते हैं, रो और कॉलम, ये तो होते हैं। तो अगर निकालना है तो आपको सीधा ये करना है, शो टेबल्स, बस। राइट द एक्सपेंशन और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई, ये होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या उत्तर है इसका, वायरलेस फिडिलिटी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल कंस्ट्रेंट्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। इसका उत्तर है प्राइमरी की। अब मैं आपको बताऊं, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यही होता है कि डुप्लीकेट नहीं आनी चाहिए। कोई भी जो नल, एक तो प्राइमरी की को आप नल नहीं छोड़ सकते, दूसरा यह है कि डुप्लीकेसी नहीं होगी। ये जो डिस्टिंक्ट यूनिक है ना, ये आप क्वेरी के समय जब आप चीजें दर्शाना चाहते हैं तब, प्राइमरी की जो है जब आप टेबल बनाते हैं तब देते हैं, तब यहीं पे कंस्ट्रेंट से क्लियर हो जाता है कि आप डुप्लीकेसी नहीं दे सकते, दो रोज एक जैसी नहीं होगी। रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। अब जिस तरीके से देखिए, चाहे वो हवाई डेटा जा रहा हो या आपके वायर से डेटा जा रहा हो, डेटा तो जाता है बिट के फॉर्म में, 110 के फॉर्म में। तो ये जो बीपीएस देख रहे हैं आप, अगर मैं कैपिटल क्या लूँ, बीपीएस, इनमें डिफरेंस ये है कि एक बिट पर सेकंड है, एक बाइट पर सेकंड है। लेकिन सब, क्योंकि बिट बाइट सबसे 8 जो बिट होते हैं वही आपका 1 बाइट होता है, तो बाइट पर सेकंड हो गया वो। तो सबसे छोटा क्या होगा, ये बीपीएस। अब बीपीएस में 1000 और जोड़ दीजिए, मतलब अगर मैं इसको 1000 बीपीएस कर दूं तो ये बन जाएगा केबीपीएस। केबीपीएस में मैं 1000 इसको कर दूं 1000 केबीपीएस, तो ये क्या बन जाएगा, एमबीपीएस। एमबीपीएस को मैं 1000 कर दूं, 1000 एमबीपीएस क्या बन जाएगा, 1 जीबीपीएस। अब मैं 1000 जीबीपीएस कर दूं, ये क्या बन जाएगा, टेरा बीपीएस, 13 बिट पर सेकंड। ध्यान रहेगा। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 12th सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 2021 का। जो अगला सवाल है इसमें है, डिपार्टमेंटल स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर माई स्टोर इज कंसिडरिंग टू मेंटेन देयर इन्वेंट्री यूजिंग एसक्यूएल टू स्टोर द डेटा। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसमें डीडीएल होती है, इसमें डीएमएल होती है। डीडीएल से आप पूरा डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, डीएमएल में उससे मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटाबेस को थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं उसके कंटेंट को। तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकायदा डीबीए की जॉब होती है। अगर आपको डेटाबेस पसंद आता है तो आप डीबीए बन सकते हैं। अब है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि नाम जो होगा डेटाबेस का वो माई स्टोर होगा, तो डेटाबेस का नाम माई स्टोर डॉट डीबी मान लीजिए। नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम आप देख ही रहे हैं, ये स्टोर नाम का टेबल है। इसके अलावा द एट्रीब्यूट ऑफ स्टोर आर एज फॉलोज। एट्रीब्यूट मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है या कहें इसके कॉलम है। एट्रीब्यूट किसी भी टेबल के बारे में जब हम बात करते हैं, बेसिकली अगर डेटाबेस को एक शब्द में समझना है तो डब्बा, डब्बा मतलब टेबल, टेबल जो हम पहले से समझते आए हैं। ये जो रो और कॉलम होते हैं ना, वही डेटाबेस होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी रोज है वो एक डेटा होगा, मतलब एक ट्यूपल होगा, एक रिकॉर्ड होगा किसी का। जैसे यहाँ पर देखिएगा आइटम 2005 है, शार्प, इसका नाम है शार्पनर क्लासिक, इसका एक कोड है, इसकी क्वांटिटी है, कितने कितने नंबर है। तो ये इसके 4 एट्रीब्यूट हो गए, यानी कि 4 कॉलम हो गए। अब इसमें सवाल बनेंगे, तो सवाल क्या बन रहे हैं, इस तरीके के सवाल प्रॉपर आएगा, आपको बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, यही सवाल इस तरीके के आएंगे आपके। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। तो एट्रीब्यूट ऐसा कौन सा है जो प्राइमरी की बन सकता है। पहले मैं आपको बता दूं प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की मतलब होता है ऐसा कॉलम, प्राइमरी की मतलब हम कॉलम की बात कर रहे हैं, ऐसा कॉलम जो प्राइमरी हो, यानी ऐसा कॉलम जिससे अगर मैं एक नंबर बताऊं तो वो केवल वही रिकॉर्ड निकाल के आ जाए, यूनिक रिकॉर्ड निकल के आ जाए। एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए मैं एस कोड, जो भी इसका कोड है, वो मैं कहूं कि 21 कोड किस किस का है, तो 21 कोड इसका भी है, 21 कोड इसका है। इसका मतलब ये एस कोड प्राइमरी की नहीं बन सकता, इसमें वो काबिलियत नहीं है। यहीं पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इसको कर दूं 50 को 150 और मैं कहूं क्वांटिटी कितनी है, और क्वांटिटी को क्या मैं प्राइमरी की बना सकता हूं, और मैं देखता हूं ये 150 है, ये भी 150 है। इसका मतलब यूनिकनेस, ये ऐसा नंबर नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी भी एक रिकॉर्ड को, ये भी नहीं बन सकता अगर 150 होता तो। यहां पर भी आप देखिएगा कि वैसे तो नाम सब अलग अलग है, लेकिन हम जनरली जो प्राइमरी की है वो नंबर्स लेते हैं या फिर कैरेक्टर और नंबर का कॉम्बिनेशन लेते हैं।
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको, यहां मैं बता देता हूं पहले उसका उत्तर क्या है, आइटम नंबर। ये जो आइटम नंबर है इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि ये अगर आप इसको साल भी कह दें या आइटम नंबर भी कह दें, ये यूनिक है। 2005 केवल शार्पनर क्लासिक के लिए होगा, 2005 किसी इरेजर वीक के लिए नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की वो होता है जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, और वही एट्रीब्यूट की बात की है, ये कॉलम की बात की है। और कौन सा ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा ऐसा कॉलम है जो कॉलम है जो कि प्राइमरी की बन सकता है, तो ये इसका आइटम नंबर उत्तर हो गया। राइट द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल स्टोर। अब मैं इसको अगर बहुत ही जिसे कहते हैं नेव या बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो डिग्री होती है, देखिएगा नंबर गिनिएगा ध्यान से, डिग्री होती है कितने कॉलम है, कितने साहब, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 1 2 3 4, बस डिग्री हो गई। कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने रिकॉर्ड है इसमें, 1 से लेकर 7, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कार्डिनैलिटी 7 हो गई, डिग्री 4 हो गया। ये सरल शब्द में बताया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, डिग्री मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, और कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दैट टेबल, एक्सक्लूडिंग ये जो आप टॉप देख रहे हैं ना, ये जो आइटम नंबर नेम है, ये रिकॉर्ड नहीं है, ये तो इनकी हेडिंग है, ध्यान रहेगा। इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द attributes item number, item name and s code respectively in the given table store। अब यहां पर सवाल आ गया कि आपके पास 4 कॉलम है, मैंने अभी बताया था आपको, इसकी डिग्री और कार्डिनैलिटी की बात हुई थी, इसके 4 कॉलम है। अब सवाल ये कहता है, इन्होंने बड़ा ट्रिकी सवाल है ये, इन्होंने कहा आइटम नंबर, आइटम नेम और एस कोड में डालो। मतलब आइटम नंबर, आइटम नेम और एस कोड इन तीनों में डालना है। क्वांटिटी का क्या होगा, इसका क्या करेंगे, आइटम नंबर में ये नंबर डालना है, आइटम कोड में नोटबुक डालनी है, एस कोड में 25 डालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो आपका ये क्लियर हो गया कि इंसर्ट इनटू, अगर ये कमांड है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा, हाँ बिल्कुल, इंसर्ट आई के लिए इनटू मतलब पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इंसर्ट इनटू स्टोर और वैल्यूज, और ब्रैकेट में देके हमारी 4 वैल्यू 1 2 3 4, ये हम नॉर्मली लिखते हैं। लेकिन इस सवाल में इन्होंने कहा कि देखिए आप 3 में डालिए, चौथे में आपको दिया ही नहीं। तब ये जो मैंने आपको कमांड लिखी है शॉर्ट में जो बताया है, उसको आप ऐसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टोर। आपको यहां पर टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, पहले स्टोर हो गया, यहां पर बताना पड़ेगा किस किस कॉलम में क्या क्या डालना है। तो आइटम नंबर और इसके आगे वैल्यूज, तो आइटम नंबर 2010, मतलब स्टोर टेबल में आइटम नंबर में 2010 डालिए, आइटम नेम में आप नोटबुक डालिए, और एस कोड में आप ये 25 डालिए। ध्यान रहेगा, ये जो नॉर्मल हम लिखते हैं ना, क्योंकि एक साथ रिकॉर्ड डालना तो उसका कोड इजी है, लेकिन किसी 2 में डालना है, किसी 3 में डालना है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में क्या डालना है। अब आई वांट टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस माई स्टोर, विच कमांड विल ही यूज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्या करना चाहते हैं कि इनका एक डेटाबेस है माई स्टोर, इसमें तमाम तरीके की इन्होंने टेबल बनाई होगी, हम मान के चलते हैं। इसमें एक टेबल जो है वो आपकी ये स्टोर टेबल भी है, इसको वो पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए उत्तर है ड्रॉप टेबल स्टोर। ड्रॉप टेबल स्टोर, ये ड्रॉप टेबल स्टोर, ध्यान रहेगा, ये जो ये बी है, ड्रॉप टेबल स्टोर। तो डिलीट स्टोर फ्रॉम माई स्टोर ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्रॉप होता है बस, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा, इससे ध्यान रहेगा। Now Abhay wants to display the structure of the table store, that is name of the attributes and their respective data types that he has used in the table. Write the query to display the same. पहले मैं इसका उत्तर दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखिए, DESC से भी काम चलेगा, अगर आप DESC लिख देंगे, और अगर आप DESC नहीं लिखते, देखिए ये दोनों कमांड सेम है सर, ओके। DESC करेंगे तो भी यही आएगा, डिस्क्राइब करेंगे तो भी यही आएगा। अब आप समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है वांट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, आपको पूरा स्ट्रक्चर बताना है टेबल का। और दूसरा नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का सीधा मतलब होता है कॉलम, आप इसको बिल्कुल भूल जाइए, एट्रीब्यूट ऐसा गंभीर शब्द है। अगर आप याद रखें कॉलम कितनी वर्टिकल इसमें लाइनें हैं, बस ये ध्यान रखिए, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन में जो नंबर जो भी चीज लिखी हुई है वो कितनी है, 1 2 3 4, 4 हो गए एट्रीब्यूट एंड देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप। अब देखिए ये जो देख रहे हैं आप, न्यूमेरिक है, नंबर दिख रहे हैं आपको, ये अल्फा न्यूमेरिक है, इसमें नंबर भी हैं और इसमें अक्षर भी हैं, ये पूरा न्यूमेरिक दिख रहा है, ये भी पूरा न्यूमेरिक है। तो वो चीज दिखानी है तो आप डिस्क्राइब स्टोर करेंगे। Ranjan Kumar of class 12 is writing a table to create a CSV file user.csv। अब ये रंजन कुमार 12वीं क्लास के हैं, वो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं CSV फाइल को बनाने का, क्रिएट अ CSV फाइल। CSV फाइल क्या होती है,
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मैं इसको ये CSV को भी ऐसे लिख देता हूँ, यही इसी को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं। जब आप कॉमा से सेपरेट करते हैं, बीच में कॉमा होता है, वैल्यूज के जो ये नंबर भी हो सकता है, ये कोई कंटेंट भी हो सकता है, उनके बीच में कॉमा हो, उसे हम CSV फाइल कहते हैं। विच विल कंटेन यूजर नेम, तो क्या क्या होगा, यूजर नेम होगा, और पासवर्ड फॉर सम एंट्रीज, तो PWD फॉर सम एंट्रीज, किसी ये एंट्रीज के लिए। ही हैज रिटन द फॉलोइंग कोड एज अ प्रोग्रामर हेल्प हिम टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट गिवन टास्क। अब साहब ने प्रोग्राम तो लिख दिया है, आपको इसमें कुछ कमियां हैं या फिर कुछ चीजें छोड़ी गई हैं, वो भरनी है। तो पहले चीज समझिएगा कि मैं एक एक करके बताता हूं, थोड़ा इसको बड़ा भी करेंगे। नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन 1। इसका उत्तर पहले बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि मैं बात क्या कर रहा हूं। ये करना चाहते हैं CSV से काम, और हम जानते हैं कि हमको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे हम आगे पिकल करके करेंगे जब हम बाइनरी से काम करेंगे, तो इस तरीके से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हम CSV की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंपोर्ट CSV करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्ट CSV इन्होंने केवल यहाँ पर उत्तर केवल CSV लिखना है आपको, इंपोर्ट CSV मत लिख दीजिएगा। और ये CSV जो है वो स्मॉल में है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल में है, कैपिटल नहीं है। पहला हो गया, ये इंपोर्ट करेंगे CSV, तब आप इस पर काम कर पाएंगे। अगला जो सवाल ये पूछते हैं, इन विच मोड रंजन शुड ओपन द फाइल टू ऐड डेटा इनटू द फाइल। अब इनको फाइल को ओपन करना है और किस मोड में ओपन करना है ताकि वो डेटा डाल सकें। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने इंपोर्ट कराया, उसके बाद एक डेफिनेशन दी, मतलब यहाँ पर बताया गया हैश करके, टू राइट ऐड डेटा इनटू द CSV फाइल। ये एक फंक्शन बनाया, यूजर नेम और पासवर्ड। फाइल ही ओपन करना चाहते हैं user.csv। अब देखिए, अगर इन्होंने ये फाइल खोला रीड मोड में तो राइट नहीं कर पाएंगे। अगर वो किसी और मोड में खोलते हैं तो फिर क्या होगा, अगर राइट मोड में खोलते हैं तो वो तो फिर से नई फाइल बन के आ जाएगी। तो वो चाहते हैं कि चीज़ इसमें जोड़े, या जब भी वो ओपन करें हम इस प्रोग्राम को, तो हमारा पिछला डेटा नहीं जाना चाहिए ना, जो डेटा है वो तो रहेगा, उसके साथ जुड़ेगा अगला। शुरुआत में तो खाली रहेगी, तो जो भी डालेंगे वो पहली बार जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वो अपेंड मोड। क्या होता है ये, अपेंड। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपेंड। अपेंड मतलब कुछ कंटेंट है, अगली बार जब ये प्रोग्राम चलेगा तो अगली चीज़ यहाँ पर जुड़ेगी आगे। अपेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने सवाल पूछा है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन 3 टू रीड दी डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल। अब हम इस पे आ गया, रीड करना है इनको। तो रीडर, अब देखिए यहाँ पर ओपन किया है ना, न्यू फाइल राइटर CSV.writer, और उसके बाद न्यू फाइल राइटर राइट रो यूजर नेम पासवर्ड। तो ये CSV फाइल में अब ये दिस कॉमा दिस के नाम से लिख जाएगी, फिर फाइल हमने क्लोज कर दी। अब यहाँ है CSV फाइल हम रीडिंग मोड के लिए, रीडिंग कोड के लिए खोल रहे हैं। ये फाइल हम खोल रहे हैं, ये डेफिनेशन जो देख रहे हैं वो अब हमको रीड करना है। ये तो राइट कर दिया, लिख दिया हमने फाइल में, कंटेंट लिख दिया। अब हमको पढ़ना है उससे, तो इसलिए पढ़ना है तो आप आराम से यहाँ पर user.csv जो हमने फाइल का नाम लिया है रीड मोड में खोल लेंगे एज न्यू फाइल। अब न्यू फाइल जो हमने खोली है CSV अब आपको रीड करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रीडर लिखेंगे। तो तीसरे नंबर पे क्या आने वाला है, यहाँ पर रीडर आने वाला है। ठीक, उसके बाद रीडर आपने कर दिया। रीडर के बाद आप क्या करेंगे, रो मतलब एक लूप चलाएंगे, और लूप के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रो 0 रो 1, मतलब पहला जो रो, पहली जो चीज़ आने वाली है वो आपकी यूजर नेम आएगी, दूसरी जो आएगी वो पासवर्ड आएगी, और न्यू फाइल डॉट क्या आएगा। अब ये सवाल देख लेते हैं, इसका उत्तर भी देंगे। सवाल पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन 4 टू क्लोज द फाइल। अब आपने जब ये देखिए, यहाँ पर भी फाइल ओपन किया और फाइल क्लोज किया, यहाँ भी फाइल ओपन किया, यहाँ भी फिर क्या करना है, न्यू फाइल डॉट क्लोज, सिंपली क्लोज, स्मॉल में लिखेंगे CLOSE, ध्यान रहेगा, क्लोज। अब आप आइए इसमें, राइट द आउटपुट ही विल ऑब्टेन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग लाइन 5। तो पहले लाइन 5 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं उसके पहले क्या हुआ। यहां तक तो समझ गए, रीड किया, राइट किया, फिर रीड कर दिया। अब इस CSV फाइल में ये जो फंक्शन है कौन सा है, ऐड CSV फाइल। तो एक बार ये कॉल हुआ, कौन सा, ऐड CSV, तो एक बार ये कॉल हुआ, फिर दूसरी बार भी ये कॉल हुआ, फिर तीसरी बार भी ये फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि 3 डेटा इसमें लिख दिए गए। और फाइनली आपने क्या कॉल कर लिया, रीड CSV। 3 डेटा लिखने के बाद आपने ये फंक्शन कॉल कर लिया, यानी कि रीडिंग का फंक्शन है। 3 कंटेंट लिखने के बाद आपने रीड किया, तो क्या लिखेगा ये, क्या ये आउटपुट देगा, अर्जुन कॉमा दिस, अरुणिमा कॉमा दिस, और फ्रेडा कॉमा दिस। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे दिया हुआ है, बिल्कुल चेंज मत करिएगा। तो आपका अर्जुन, अच्छा एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्जुन और उसके बीच में कॉमा वॉमा नहीं है, स्पेस, यहाँ स्पेस है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इस जगह केवल इन्होंने, मतलब इसमें जो प्रिंट हो रहा है वो केवल स्पेस है, कोई और चीज़ नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये CSV फाइल है तो निकल के वो जो हम ये फंक्शन लगाएंगे तो कॉमा भी दिख जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तीनों जो चीज़ लिखी है ऐसे करके अलग अलग है, इनके बीच में बाकायदा एक स्पेस है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे, ये है सेक्शन 1। अब इसमें है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको करने से पहले
आपको ये समझना होगा कि आपको प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, किस ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले समझिए, मैं इसका पहले आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका 13 है और इसका फॉल्स आएगा, लेकिन पहले इसको बताता हूँ कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है 6 × 3, 6 मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, फिर ऐड हुआ है, फिर 4 एक्सपोनेंशियल है। ये एक्सपोनेंशियल मतलब ये पावर में जा रहा है, ये इंटीजर डिवीजन है 5 से और -8। जो इनटू है और डिवीजन है ये तो बराबर के लेवल के हैं। सबसे ऊपर का लेवल का आता है ये, कौन सा आता है, एक्सपोनेंशियल। तो 4 की पावर 2 है ये, 4 4 16 हो गया, 5 + 6 × 3। अब आप कहेंगे कि अब क्या करना है, इसका और इसका प्रेसिडेंस तो सेम है, केवल ये जो एक्सपोनेंशियल होता है इसका प्रेसिडेंस लेफ्ट यहां से मेरे दाएं से बाएं तक जाएगा। मैं जब देख रहा हूं ना, ये जो आप देख रहे होंगे, तो यहां से इधर तक जाएगा। सबसे पहला यहां जैसे 2 एक्सपोनेंशियल होते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है और प्लस 4 की पावर 2 है, तो पहले 4 की पावर 2 होगा, फिर 2 की पावर 3 होगा, समझ रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेकिन यहां पर बाकी जो चीजें वो सब लेफ्ट टू राइट आएगी, यानी कि सबसे पहले आप 6 दिया करेंगे तो 18 आ गया, प्लस ये हो गया 16, 5 -6। हर एक स्टेप में एक चीज बताएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको कि सब एक साथ कर देंगे। 18 प्लस अब आ गया 16 / 5, 16 5 से कितना होता है, 5 3 = 15, इंटीजर डिवीजन है, वैसे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको आपको छोड़ देना है क्योंकि इंटीजर डिवीजन 3 - 6। अब कितना हुआ, 18 + 3 मतलब ये हो गया 21 और माइनस ये 6 है, तो 21, 18 और 3 21, ये 8 है साहब, 8 है। हाँ, 21 - 8 कितना हुआ साहब, ये हो गया आपका 13। तो ये स्टेप वाइज करके दिखाना है आपको, ओके। चलिए साहब, ये वाला तो हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरे पे। ये है 10 > 5 एंड 7 > 12 और नॉट 18 > 3। पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और ये जो नॉट होता है हमेशा ये यूनरी, ये इसमें ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, ये वाली जो है ना एंगल जो आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन वाली बात बताई है, ये सब आपके बाइनरी है, लेकिन ये यूनरी है। नॉट वाला जो होता है वो आपका नॉट 18, ये आपका क्या है, यूनरी है, ये सबसे पहले चलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम है, ये नॉट पूरा इसमें चल रहा है और नॉट, इसका मतलब इसका आपका ट्रू और फॉल्स आने वाला है, ठीक। तो यहां पर 10 > 5, क्या 10 5 से बड़ा है कि नहीं, पहले बताइए। 10 is greater 5, हाँ या ना, आपको ये बताना है। 10 greater 5 है कि नहीं, तो 10 greater 5 है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। एंड 7 greater 12 है कि नहीं, फॉल्स। और ये क्या है, नॉट। 18 greater 3 है कि नहीं, 18 greater 3 है, ट्रू। लेकिन ये ट्रू है, इसके आगे नॉट लगा हुआ है। नॉट क्या होता है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ओके। अब आप देखिए, ट्रू एंड फॉल्स, जब एंड आता है तो इसमें हमेशा फॉल्स आएगा। जो फॉल्स होगा ना, जैसे एंड ऑपरेटर जो होता है, एंड ऑपरेटर में इसको मैं ट्रू फॉल्स को 0 1 लिखता हूँ, 0 1, इसको देखते हैं 0 1 0 1 और 0 0 1 1। तो एंड में क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा। एंड तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स। अब और पे आइए, फॉल्स में क्या होता है, 0 1 0 1 0 0 1 1, इसमें जो 0 है वो आपका फॉल्स है, 1 ट्रू है ना, इस हिसाब से समझिएगा। और में 0 तभी आएगा जब ये दोनों 0 होंगे, अदरवाइज ये हमेशा 1 आएगा। तो फॉल्स और फॉल्स दोनों ही आप 0 देख रहे हैं, दोनों ही फॉल्स है, तो आपका फॉल्स आएगा। क्लियर, ये फॉल्स का उत्तर होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड वॉर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन थ्रेड्स। तो वायरसेस का मतलब क्या होता है, इसको समझिए कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे अभी हमने प्रोग्राम देखा ना, रीड CSV वाला, इसी तरीके से एक प्रोग्राम होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ मेलिशियस कोड होगा। तो एक प्रोग्राम ये बना हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे कोड होगा जिसका काम, मतलब ये वायरस जो है हमेशा पिगी बैकिंग करके आता है, किसी ना किसी के साथ जुड़ के आता है, और जुड़ के आने के बाद ये प्रोग्राम के साथ आपके सिस्टम में आ गया और ये रन हो गया। एक बार रन हो गया, अब ये वायरस जो होता है ये रेप्लिकेट नहीं होता है, यानी अपने आप की कॉपी नहीं बनाता है। ये फिर ये आपको क्लियर दिख जाएगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी, फाइलों के नाम चेंज हो जाएंगे, अजीब सी चीजें हो जाएंगी। तो वायरस एक एक्टिव होस्ट प्रोग्राम चाहता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हो उसके साथ ये जुड़ के आए, या फिर ये कहें कि जहां पर ऑलरेडी इन्फेक्शन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये कहें कि जहां पर लूप होल दिखाई देंगे,
जहां जहां उसको लूप होल दिखाएंगे, वायरस जहां जहां रन कर सकता है। जैसे आपने बहुत अच्छा ओएस बना लिया, कंपाइलर बना लिया, लेकिन लिखते समय आपने कहीं कोई ऐसी जगह छोड़ दी जहां से कोई एंटर कर सकता है, यानी आपने घर बनाया, एक गेट छोड़ दिया, उस गेट से एंटर करके आ जाएगा। ठीक है, वर्म्स जो है वो किसी के साथ जुड़ के नहीं आते। वर्म्स जो होते हैं, वर्म्स किसी के साथ जुड़ के नहीं आते, ये स्टैंड अलोन होते हैं, ये खुद प्रोग्राम होते हैं, ये खुद प्रोग्राम होंगे अपने। जैसे ये वायरस प्रोग्राम का भाग है ना, ये खुद अपना इंडिविजुअल है और ये रेप्लिकेट होते हैं। रेप्लिकेट कैसे होते हैं? ये खासतौर पे जो नेटवर्किंग होती है, अगर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ना ये, तो अपने आप ये इस सिस्टम में चले जाएंगे। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये छुपे हुए होते हैं, और अगर आप कोई कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं या आप कुछ अपना डेटा कुछ एंटर कर रहे हैं, या ये कहें कि कुछ बैंक अकाउंट एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, तो ये इसको पढ़ के आपके पास भेज देगा। ऐसा कुछ हो सकता है जिसको हम स्पाईवेयर भी कहते हैं, लेकिन वो अलग बात है। वर्म्स के लिए आपको इतना लिखना है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और स्टैंड अलोन है। यहां पर है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर, राइट एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो ये जो सवाल है इसमें थोड़ा अंतर समझिएगा कि आप करते क्या हैं। आप अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने स्मार्टफोन पे जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं, एक ब्राउजर खोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोल लिया, उस पर यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं HTTP समथिंग, मतलब आप वैसे आपको टाइप नहीं करना पड़ता होगा, आप google.com लिखेंगे, अपने आप वो अपना HTTP वगैरह सब ले लेगा। आपने खोला, तो आपने कभी सोचा है कि google.com का जो पेज दिख रहा है आपको, आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है आपके वेब सर्वर से। कहाँ से आ रहा है? वेब सर्वर से। तो जो आपने एक प्रोग्राम खोला है ना, ये जो प्रोग्राम खोला है उसको कहेंगे हम वेब ब्राउजर। अब मैंने आपको बता दिया गूगल क्रोम है, या फिर आपका सफारी है, या फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स है, बहुत तमाम तरीके, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो जो प्रोग्राम चाहे आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, चाहे आप ये स्मार्टफोन पे कर रहे हैं, टैबलेट पे कर रहे हैं, वो प्रोग्राम जो वेब से रिलेट होता है, वेब के कंटेंट लाने में, दिखाने में केपेबल है। सिंपल प्रोग्राम, जैसे आप मान लीजिए कोई बैंकिंग एप्लीकेशन खोलते हैं, एक ब्राउजर खोलते हैं या एप्लीकेशन खोलते हैं, तो वो जो आपने खोला है ना, उसको भी आप इस तरीके का ही मान सकते हैं, क्योंकि वो कंटेंट लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? वो लाता है किसी न किसी सर्वर से। तो आपका बहुत हल्का सा कंप्यूटर होगा, सिस्टम होगा, उसमें भी ये वेब ब्राउजर खुल जाएगा। लेकिन वेब सर्वर जो होता है एक बड़ी मशीन होती है, और मशीन केवल यही नहीं, पावरफुल इसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं, केवल हार्डवेयर पावरफुल नहीं होता। जैसे आपका अपाचे, टॉमकैट अपाचे, ये जो है वैसे तो ये ओपन सोर्स वगैरह है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चलने वाला है, ये वेब सर्वर होता है। तो ये जो कंटेंट आपके पेज जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ से चले आ रहे हैं। तो वेब ब्राउजर जो होता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो मैंने आपको बताया, और ये वर्ल्ड वाइड वेब से चीज़ें लेके आता है, इन्फॉर्मेशन लेके आता है। जब भी यूज़र किसी वेबसाइट को एंटर करता है, तो वेब ब्राउजर क्या करता है कि वो कंटेंट, मतलब जो वेब पेजेस है उसका लेके आता है। कहाँ से? वेब सर्वर से लेके आता है, और वेब सर्वर से ला के आपके पेज पे दिखाता है। तो वेब सर्वर क्या हुआ? वेब सर्वर का कौन सा मतलब है? वेब सर्वर के अंदर ही तो वेबसाइट रखी हुई है, तो ये पेज कहाँ से लाया? जैसे आप लिखते हैं www.icicibank.com, IB.com कर देता हूँ, IB.com, तो ICICI बैंक करेंगे तो उस बैंक का, वो बैंक का वेब पेज कहाँ रखे होंगे? वेब सर्वर पे रखे होंगे। तो यहाँ से उठा के वेब ब्राउजर आपको दिखा देता है। आपको लगता है वेब ब्राउजर सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेब ब्राउजर तो अपने इसके पीछे कुछ प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, वो सब यूज़ करता है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर आपके पास आता है। जो बेसिक काम है इस वेब ब्राउजर का, वो आपका ये जो वेब पेजेस, ये वेबसाइट रखी है, वो आपको देना है, स्टोर करना, प्रोसेस करना, डिलीवर करना इन वेब पेजेस को। किसको? वेब ब्राउजर को, यानी कि आपको। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, इसके पीछे प्रोटोकॉल है HTTPS हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो सिक्योर वाला है। पॉपुलर वेब ब्राउजर मैंने आपको बता दिए, ये सारे इसमें है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। अब ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म में यहाँ पर अगर आप फुल फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि ये जो मार्किंग स्कीम है जो CBSE की आई है, उसमें तो क्लियर इन्होंने केवल फुल फॉर्म दे दिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जब आप अपना मेल यहाँ से लिखते हैं, आपका सिस्टम ये है, और आपने मेल लिखा, तो मेल आपका यहाँ से मेल सर्वर पे जाएगा। तो मेल से मेल सर्वर पे भेजने का काम होता है SMTP का, और फिर वहां से खींचने का काम होता है दूसरे जिसको आपने ईमेल किया है, उसका काम, वो काम करता है POP। ठीक, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम ये हो गया। XML क्या होता है? XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये बेसिकली डेटा के लिए है, और ये इसके जितने भी आपके टैग्स होते हैं, जैसे HTML के टैग हैं, वो फिक्स्ड है, या फिर कहें कि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। XML का ऐसा नहीं है। XML में आप अपना बाकायदा, इसके एक डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, आप जो कंटेंट लिखते हैं उसमें आप डेटा लिख सकते हैं, आप जो भी टैग बनाएंगे वो खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटा को इधर से उधर भेजने का वेब में वो काम ये XML करता है।
लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब आपकी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आप यहाँ बैठते हैं, एक साहब यहाँ बैठते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठते हैं, आपके कुछ और यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका कंप्यूटर है, इनका सिस्टम है, इनको आप लैन के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देंगे ताकि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सके। उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं। 50 मीटर तक आप मान लीजिए इसका कम रेंज होती है इसकी। IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका फुल फॉर्म तो आप देख रहे हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमाग से। इंटेलेक्ट मतलब कहते हैं यार आप बड़े इंटेलेक्ट हो, बड़े दिमागदार हो। तो जो दिमाग से निकली हुई चीज़ होती है, आपके माइंड से निकली हुई चीज़ होती है, चाहे आप किताब आपने लिखी, चाहे आपने गाना गाया, चाहे आपने पेंटिंग कर दी, चाहे आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया, जो भी आपने किया है, जब आपने वो बनाया है तो आप प्रॉपर्टी आपकी हुई। तो जब आप किसी संस्था के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरा काम है और मैं इसमें IPR चाहता हूं, तो आपको कॉपीराइट CR कर देता हूं इसको, या फिर आपको दे देंगे वो पेटेंट। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं, वो आपको मिल जाती है। तो अगला आदमी आपकी चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकता, या फिर उसको वो यूज़ करेगा तो फिर आपसे वो परमिशन लेगा। इसे हम IPR कहते हैं। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो सैंपल पेपर है जो CBSE ने रिलीज किया है, उसको हम देख रहे हैं। पार्ट बी सेक्शन 1 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स विद अ सूटेबल एग्जांपल फॉर ईच। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या। इसको देखिए आप, यहां पर एक फंक्शन बनाया हमने एरिया, और इस फंक्शन के हमने अंदर दिया कि रिटर्न साइड इनटू साइड। तो जब ये साइड जाएगा इस फंक्शन के अंदर, तो साइड इनटू साइड ये रिटर्न करेगा, यानी कि इस फंक्शन का रिजल्ट होगा, अगर मैं यहां पर 5 देता हूं तो ये 5 जाएगा, 5 × 5 रिटर्न कर देगा 25। यहां तक तो ये ठीक लग रहा है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अभी तो एक तरीके से हमने कोई नंबर दिया नहीं है, इस फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो जब इसकी कॉलिंग होगी, जैसे यहां पर कॉलिंग हुई, इस फंक्शन को वाकई में कॉल किया गया है, यानी कि आपने कुछ बना के रख दिया, लेकिन जब उसका इस्तेमाल हुआ, यहां पर एरिया और यहां पर 5 दिया आपने, तो ये जो आप साइड देख रहे हैं इसे कहते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। और जब हम एक्चुअली में जब इसका यूज करते हैं और एक्चुअल में इस जगह पे कोई एक नंबर या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तब हम इसे कहने लगते हैं कि ये एक्चुअल पैरामीटर है। यही अंतर है। तो अगर आप देखेंगे, कोई भी अगर फंक्शन देखेंगे, जैसे कोई भी अपने फंक्शन बनाया, ये एरिया ही ले लेते हैं, इसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे, एक पैरामीटर में मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं कॉमा लगा के। तो इसे हम इस जगह पे जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन को बनाते हैं, डिफाइन कर रहा हूं मैं, डिक्लेयर और डिफाइन, तब हम इसमें फॉर्मल पैरामीटर डालते हैं, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इसके अंदर एक वैल्यू आएगी या 2 वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो किस टाइप की होगी। लेकिन एक्चुअल जो पैरामीटर होता है, वो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, जो एक्चुअल प्रोग्राम चलाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। अगर हमने इसको किया प्रिंट और यहाँ किया एरिया और यहाँ पर किया एक्स, हो सकता है हमने एक्स को कोई 5 वैल्यू दे रखी हो, है ना। तो ये जो 5 है, ये बेसिकली ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्या है इसके अंदर, तो वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, यहाँ पर फॉर्मल, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन है तो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर हो गए। और जब हम एक्चुअली कॉल कर रहे हैं इसको, जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तब हमारा ये, इसे हम दूसरा पैरामीटर यानी कि एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यूज्ड इन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल को समझिएगा, फिर मैं आपको यहां पर ले जाता हूं, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या होता है। आप देखें, यहां पर हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम लिखा। इस प्रोग्राम में हमने एक डेफिनेशन दी और हमने कहा ग्लोबल सी, एक ग्लोबल वेरिएबल दिया है। अभी बताता हूं ये ग्लोबल कैसे बन गया अपने आप। ग्लोबल सी और सी इक्वल C+2, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया। यहां पर हमने एक ऐड इसको कॉल किया, सी को 15 दिया और प्रिंट कराया सी को। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझे तो पूरे ग्लोब पे, यानी पूरे ग्लोब पे क्या होती है, जैसे हवा है, यानी कि एयर, ये हर जगह होती है। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल के समझा जाए, तो चाहे वो कीनिया में आप बैठे हो या कनाडा में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आपको एयर तो मिलेगी। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है प्रोग्राम का, वो सबको मिलेगा, सबके लिए अवेलेबल रहेगा। पहली चीज हो गई। लेकिन जब आप ग्लोबल वेरिएबल, जैसे यहां पर क्या किया इन्होंने, देखिए यहां पर एक C = 10 प्रोग्राम के सबसे ऊपर देना पड़ता है, उसको सबसे ऊपर दे दीजिए। उसके बाद हम यहां पर ग्लोबल C, यानी कि इस C को हम यहां कॉल कर रहे हैं कि अब जो C यूज होगा इस प्रोग्राम में, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, इस फंक्शन में, तो ये C क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखिएगा यहां पर 12 कैसे आ रहा है, यहां पर आएगा C = C+2, यानी कि 10 + 2, यहां पर कितना आ गया, 12 आ गया। आप इसको प्रिंट करा दीजिए, 12 आएगा, क्योंकि आपने इस ग्लोबल C को कॉल किया है। लेकिन आप एक और चीज देखिए, यहां पर
सी इक्वल्स 15 कर दिया, इसका मतलब आपकी जो ग्लोबल वैल्यू है इसको आपने यूज नहीं किया, आपने एक अपनी वैल्यू दे दी यहां पर, तो इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो अब आप जब इस सी को प्रिंट कराएंगे तो अभी मैंने आपसे कहा कि हवा तो हर जगह होती है, तो आप ये कहना चाहिए आपको कि हवा हर जगह है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा, यहाँ भी तो आना चाहिए 15, यहाँ तो 12 आना चाहिए, 15 क्यों आ रहा है? 15 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होता है वो उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है ग्लोबल की। ग्लोबल तभी यूज होगा जब आप यहाँ पर सी कुछ भी नहीं देते, सीधा सी प्रिंट करा देंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसके पहले एक लोकल वेरिएबल बना दिया है तो ये वही लोकल वेरिएबल लेगा, ना कि वो ग्लोबल वेरिएबल लेगा। क्लियर? तो जो पाइथन में जो ग्लोबल कीवर्ड है हम यूज करते हैं, ये ग्लोबल कीवर्ड हम यूज करते हैं ताकि कोई भी जो वैल्यू है, अगर आपका स्कोप, ये जो स्कोप है इसको स्कोप कहते हैं, यहां से यहां तक जो स्कोप है ना, यहां से यहां तक, इसका ये स्कोप हो गया, इसका ये स्कोप हो गया, तो ये जो स्कोप है उसके बाहर तो हम क्या करते हैं कि भाई ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ग्लोबल वेरिएबल के अलावा करना है, उस ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग नहीं करना है, तो हम लोकल वेरिएबल कर देंगे। तो यहाँ पर जो कीवर्ड हमने ग्लोबल लिखा है यहाँ पर, इसको हमने ग्लोबली कॉल कर लिया, मतलब जो ग्लोबल होगा सी का उसको कॉल कर लिया है। फंक्शन के बाहर ग्लोबल कीवर्ड का कोई, आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल कीवर्ड हैज नो इफेक्ट, राइट? तो आपको ये समझना है कि ग्लोबल अगर आप कहीं भी सी प्रिंट कराते रहेंगे तो वो चलता रहेगा, लेकिन इस सी के पहले आपने कहीं भी सी इक्वल्स से 2 दे दिया या 3 दे दिया, ये इसको लेगा ना कि इसको लेगा। Rewrite the following code in Python after removing all syntax error. Underline each correction done in the code. एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, देख तो रही होगा आपको क्लियर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल्स 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई सी या सी प्लस प्लस नहीं है कि हम इसमें सेमीकोलन से बंद करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फॉर वैल इन रेंज, एक रेंज दी है 0, वैल्यू। अब यहां पर जब हम फॉर का लूप चलाते हैं तो यहां देते हैं कोलन, क्या देते हैं? कोलन। ये जो कोलन है ये तो पहला प्रॉब्लम हो गई, उसको हम ठीक कर देंगे। दूसरी, इफ वैल, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है, वैल मॉड्यूलो ऑपरेटर 4 = 0, ये सही लग रहा है देखने में, लेकिन इसमें गलती है कि ये जो IF है इसमें I कैपिटल है और हम यहाँ पर IF स्मॉल लेते हैं। देखिए पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो ये जो I है इसको आप स्मॉल करेंगे। दूसरी गलती पकड़ ली आपने, ये हो गई। प्रिंट वैल क्रॉस 4, ये भी ठीक है। यहाँ पर एल्सिफ में हम आ गए, एल्सिफ नाम का कोई भी कीवर्ड हमारे पास नहीं है, हम इसके लिए यूज करते हैं एलिफ। इसका शॉर्ट फॉर्म ही है, ये देखिए, ये EL यहाँ से लिया, IF यहाँ से लिया, शॉर्ट फॉर्म ही है, लेकिन एल्सिफ नामक कोई इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ तक हम आ गए, यहाँ पर प्रिंट हो गया, ये हो गया। अब देखिए आप एल्स में कॉलन दे रहे हैं, इफ में कॉलन दे रहे हैं, तो एल्स, इस एल्स में आप क्यों नहीं देंगे? तो ये जो है यहाँ पर कॉलन लगेगा, ये इसका एक चौथा एरर है। कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3 और 4, वो हमने यहाँ पर ठीक भी कर दिया। What possible outcomes are expected to be displayed on screen at the time of execution of the program from the following code? Also specify the maximum values that can be assigned to each of the variables, lower and upper. तो इस फंक्शन को मैं पहले आपको समझाऊंगा और मैं आपको बता देता हूं कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर 2 है। अब आप समझ में आएगा कैसे, क्योंकि हम इसमें क्या है कि सिलेक्शन बाय रिजेक्शन अपनाएंगे। अगर आप बाकियों को देखें और बाकी कभी नहीं आ सकते, तो जिन को हम हटाते चले जाएंगे, जो एक बच जाता है वही हमारा फाइनल हो जाएगा। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू जो लोअर को मिल सकती है वो अपर को भी मिल सकती है, वो भी हम देखेंगे। अब आप आइए यहाँ पे देखें। सबसे पहले यहाँ पर है एक AR, ये क्या है? एक एरे है, या आप देख भी रहे हैं कि आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 20 से लेकर 70 तक कुछ नंबर है। यहाँ पर रैंडम जाएगा, या रैंडम जाएगा 1 से लेकर 3 तक, तो रैंडम 1 से लेकर 3 तक जाएगा। ओके, और यहाँ पर रैंडम डॉट रैंड इंट, मतलब इंटीजर ही आएंगे रैंडम नंबर, और 1 से लेकर 3 तक। तो लोअर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? 1, 2, 3। ऊपर की क्या वैल्यू, मतलब टोटल रेंज कितनी? अपर की कितनी है? अगर यहाँ पर देखें तो 2, 3 और 4, ये है ना। 1 से 3 तक कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है, तो 1 से 3 तक है तो 1, 2, 3 आएगी। यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 आएगी। ओके, अब आप यहाँ पर कह रहे हैं फॉर के इन रेंज लोअर टू अपर +1, किस रेंज में? लोअर से लेकर अपर +1, मतलब लोअर ये वाला होगा और अपर +1 ये वाला होगा। लेकिन आप देखिए जब रेंज में जाते हैं तो अपर +1 तक तो जाते ही नहीं हम लोग, है ना। इसका मतलब ये 2, 3, 4 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब इस रेंज में प्रिंट AR के एंड, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमको इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये 1, 2 क्या है? 1, 3 नंबर नहीं, ये इसके इंडेक्स है। तो चलिए यहाँ पर आइए, हम इसको देते हैं 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। यह 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके,
आप देखें यहाँ पर हैश बीच में प्रिंट होगा और यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी। तो फॉर के बिटवीन लोअर एंड अपर, तो लोअर कहाँ तक आ सकता है, लोअर आपका आ सकता है 1 2 3, तो 1 2 3, तो 20 30 40 लोअर ये आपका 1 2 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो 30 40 50 ये स्टार्टिंग में हो सकता है, 30 40 50, तो 30 ये हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ये वाला नहीं बनेगा तो इसको मैं काट दे रहा हूँ। ओके, अब आइए आप अपर पे, अपर पे क्या आ रहा है, ये है 2 3 4, तो ये 2 3 4 आ जाएगा। तो अपर पे क्या क्या आ सकता है, ये है अपर पे क्या क्या आ सकता है, 40 50 60, 40 50 60। ध्यान रहे कि ये आपको एक वैल्यू प्रिंट कराते हैं, फिर एंड में आपका ये दे देते हैं हैश। तो इसको जिस बार चलाया गया है फॉर के इन रेंज दिस टू दिस, और 3 वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो लोअर से लेकर अपर तक। अब हम लोअर की हमने बात कर ली, ठीक। अब देखिए अपर में कहां कहां जा सकते हैं हम, 40 50 60। तो यहां पर देखिएगा 10 30 50 में हमने तो ये चीज हटा दी थी। अब आते हैं यहां पर लोअर में 30, यहां पर 30 40 50 60, 30 40 50 60 सारा रेंज आ रहा है। नेक्स्ट वाले में आपका 30 40 50 60, तो देखिए ये तो 40 इसी रेंज में आ रहा है, ये भी ठीक है। 60 भी इसी रेंज में आ रहा है। चलिए यहाँ पर 40 50 तक तो ठीक है, ये 50 भी इस रेंज में आ रहा है, तो 40 50 तो इसमें आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं आप, 50 इस रेंज में आ रहा है, हाँ आ रहा है। 70 इस रेंज में नहीं आ रहा सर, ये देखिएगा, ये 70 है ना, ये 70 मैंने कहा कि 1 2 3 मतलब इसका रेंज जो होगा 30 40 50 यहाँ तक, और ये हो गया दूसरे वाले का 2 2 2 3 4, तो 4 6 4 40 50 60, यानी कि केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर आ सकते हैं, इतने ही नंबर आ सकते हैं। ना 20 आएगा ना 70 आएगा, ना 10 आएगा। यहाँ पर ये 70 पे फेल हो गया है, तो क्या बचता है, ये वाला बचता है। तो इसका उत्तर है सेकंड, ये वाला उत्तर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या असाइन हो सकती है इसको, या तो खैर आप देख रहे हैं, मैंने बता दिया आपको 3 और यहाँ पे 4, 3 और 4 इसका उत्तर है। What do you understand by candidate keys in a table? Give a suitable example of a candidate key from a table containing some meaningful data. अब आप देखें, ये आपके पास एक सामने टेबल है। पहले आप समझिए कि ये कीज होती क्या है। कीज मतलब कॉलम, कितने कॉलम है, ये की हो सकती है, ये की हो सकती है, ये की हो सकती है, तो 3 कीज है इसमें। तो चाहे आप कीज बोलिए, अब कीज में एस क्यों आए ये भी बता देता हूं आपको, अभी 1 मिनट रुकिएगा। पहले की हो गया, की मतलब आप कॉलम की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट मतलब कॉलम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप कैंडिडेट की बोल रहे हैं, वो भी यही होती है, कौन सी हो गई, कॉलम। आप ऑल्टरनेट की बोलते हैं, वो भी यही की होती है। तो सारी चीजें जिनकी बात कर रहे हैं वो हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने प्राइमरी की पर। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक ऐसी की होती है, ऐसा कॉलम होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होता है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक की होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, ये दोनों कॉलम को मिला के हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो वो प्राइमरी की जो यूनिकली किसी भी एक रिकॉर्ड को आराम से आइडेंटिफाई कर ले, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आती कहां से, ये आती है कैंडिडेट की से। मान लीजिए आपका ये आई नंबर है, ये आपका आइटम है, और ये आपका क्वांटिटी है, ठीक। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए आप। फॉर एग्जांपल आप यहां जोड़ दीजिए कोड, और एक सारे कोड जो यहां पर लिखेंगे आप, वो सारे अलग अलग नंबर होंगे, जैसे S1 S2 S3 S4 S5 और S6। ये इसलिए लिखा मैंने आपको बताने के लिए कि यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ये जो आइटम नंबर है इसको भी आप प्राइमरी की ले सकते हैं, कोड है इसको भी प्राइमरी की ले सकते हैं, ठीक। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, आपके पास आई नंबर है, ये कोड है, और आई नंबर और कोड, ठीक, या फिर आई नंबर या आइटम, ये सारे के सारे हम ले सकते हैं ताकि हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये जो आपने देखे ना सारे के सारे, इसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। क्या हो गया, ये हो गया कैंडिडेट की। तो a table may have more than one such attribute or attribute that identifies a tuple uniquely. All such attributes are known as candidate की। ये तो समझ गए आप, ये सारे के सारे कैंडिडेट की हो गए। इसके अलावा अच्छा इसमें देखिए, ये जो क्वांटिटी है या कैंडिडेट की में नहीं आ रहा, कहीं आपने देखा मैंने क्वांटिटी लिखा, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि क्वांटिटी तो देखिए इसकी भी 700 इसकी भी 700, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। तो कैंडिडेट की केवल वही कीज होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ की होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जो किसी रिकॉर्ड को आराम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ये तो क्लियर हो गया। अब इनमें से जो हम लेते हैं, कौन सी, कोई भी, जैसे आइटम नंबर ले लिया, एक को ले लिया हमने, तो उसे हम प्राइमरी की कहने लगेंगे,
और बाकी जितनी भी बच जाती है उसको हम ऑल्टरनेट की करने लगेंगे। ये अंतर है सारी कीज। डिफरेंशिएट बिटवीन फेच वन एंड फेच ऑल, ये तो क्लियर बता रहा है, एक फेच कर सकते हैं, यहां पर सारे कर सकते हैं। मेथड्स विद सूटेबल एग्जांपल, तो फेच ऑल जो होगा आप इसमें एग्जांपल जरूर अपने आप से देंगे। मैं आपको फेच ऑल बता देता हूं, ये सारे के सारे जो क्वेरी आएगी, जो भी आपने क्वेरी दी है उसमें सारे रोज निकाल देगा ये। मतलब अगर छोटा सा आपको बताने के चलूं, यहाँ पर ये आपका नाम है, ये आपका एज है, ये नाम हो गया ए बी, ये हो गया 20 और 15। तो जब आप फेच ऑल करेंगे तो ये सारी की सारी रो निकल के आ जाएगी, ए बी सारी निकल के आ जाएगी एक क्वेरी रिजल्ट में। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं आया, मतलब जो कर्सर आपने यूज किया है उससे रिकॉर्ड निकल के नहीं आया, तो आपको ये अपना एम्प्टी लिस्ट पकड़ा देगा। फेच वन का मतलब ये होता है कि ये एक रिकॉर्ड निकालेगा, सिंगल रिकॉर्ड, यानी या तो ये ए निकालेगा एक बार में या ये बी निकालेगा। अगर कोई और रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो भी आपको ये नन मतलब वापस करेगा। क्लियर है? तो ये इसमें फेच वन और फेच ऑल में अंतर है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML, राइट एनी टू कमांड्स ऑफ DML इन SQL। तो DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आप देखिए कि जब आप एक घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, घर की नींव बनाते हैं, है ना, ऐसा नींव बनाते हैं, इसकी फाउंडेशन होता है, फिर घर की दीवारें बनाते हैं, उसमें आप क्या लोहे वगैरह की मतलब सलाखें वगैरह लगाते हैं। तो ये सब जो चीज आप कर रहे हैं ये आप घर को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जो घर को बनाने के लिए, अगर ये डेटाबेस मान लूं मैं इसको बनाने के लिए जब आप काम करते हैं या बनाने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो होता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेटाबेस में बता रहे हैं भाई यहाँ पर क्या होगा, यानी कि आप बता रहे हैं कि ये जो आइटम यहाँ पर होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा। आप बता रहे हैं कि प्राइमरी की क्या होगी, कौन सी की जो है वो प्राइमरी की होगी। ये सब चीजें आप DDL में करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन में लैंग्वेज में ये है कि अब मान लीजिए आपका यहाँ पर आपने गेट बनाया, उसका जो गेट का ताला है वो खराब हो गया, उसका ताला चेंज करने जाएंगे तो DML लगाएंगे, फिर DDL नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको पूरा घर चेंज करना पड़ेगा एक उसके लिए। DML होता है जैसे मान लीजिए आपके घर में यहाँ पर खिड़की नहीं है, आपने एक छोटी सी खिड़की दोबारा बना ली, मतलब निकाल ली, तो ये DML से होता है। जैसे कोई रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, उसको एंटर करना है, आपने पहले जब बनाया तो रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाया, अब आपका एक और आदमी आ गया, कंपनी में किसी ने और नए ज्वाइनिंग हो गया, उसका नाम एड्रेस आपको लिखना है तो DML से होगा। समझ गए? अगर आप DML कमांड बताना चाहते हैं तो इंसर्ट, ये रिकॉर्ड में वैल्यू डालने के लिए या ट्यूपल डालने के लिए, डिलीट, अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कोई एक वैल्यू, मतलब ये एज है, ये मोबाइल नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है तो आप ये यूज कर लेंगे, केवल यही यूज करके ही अपडेट करना हो तो इनमें से कोई भी आप दो बता सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। यहां पर है फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसका जो उत्तर है वो ये फन NPYTHON है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सबसे पहले इसको समझिए कि कोड कर क्या रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन है डिस्प्ले, m जो है अभी खाली स्ट्रिंग है, शुरुआत करते हैं 0 से लेकर लेंथ तक, जितनी भी इसका स्ट्रिंग की लेंथ होगी, मतलब हमको फर्स्ट से एंड तक जाना है। अगर जो स्ट्रिंग आ रही है इज अपर, यानी अगर अपर केस में है तो हम क्या करेंगे, इसको लोअर में करके लिख देंगे। अगर ये लोअर में है, मतलब अगर स्मॉल केस में है तो इसको अपर कर देंगे। अगर ये I मॉड्यूलो 2 यानी कि इसका जो इंडेक्स है ना वो मॉड्यूलो 2 यानी ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि बेसिकली इवन है। अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, m = m + str i - 1, यानी कि i के पीछे वाला जो होगा, पहले वाला जो होगा वो हम m में जोड़ेंगे। अन्यथा अगर ये ऑड होगा तो इसमें हैश जोड़ेंगे। अभी आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। पहले आपको ये लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो आया है वो है FUN @ P कैपिटल है YTHON 3.0। ओके, अब इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं। यह है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डॉट का भी इंडेक्सिंग होगी ना, तो गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़। अच्छा 0 से शुरू किया, ठीक है, 0 से शुरू किया ना, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लगा देता हूँ। 0 1 2 3 ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10। अब आपको समझ में आएगा कि मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि यही है सारा कोर जो है ना इस सवाल का, यही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल में क्या करना है, इज अपर है तो यहाँ पर आपको खाली स्ट्रिंग है, अभी तो कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग में। पहले पहला
अक्षर क्या आएगा, इसको लोअर करके, इज लोअर लोअर, तो एफ को स्मॉल कर दीजिए, ये स्मॉल हो गया पहला। अगले पे आइए, स्मॉल है तो अगर लोअर है तो ये अपर हो जाएगा, तो इसको बड़ा कर दीजिए। एन लोअर है तो एन लोअर है तो अपर हो जाएगा, अगर ये लोअर है, सॉरी लोअर है तो अपर हो जाएगा, एन कर दीजिए। एट द रेट, अब आइए एट द रेट पे, एट द रेट पे जब आप आएंगे तो ना ये लोअर है ना अपर है, तो अब आपको इसका इंडेक्स देखना पड़ेगा। इंडेक्स क्या है एट द रेट का, 3 इंडेक्स है इसका 3, तो 3 तो ऑड है, इसके अंदर नहीं घुसेगा ये, इसके अंदर ये i मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 मॉड्यूलो 2, तो 3 मॉड्यूलो 2 अगर इसको हम देखें तो ये तो 0 1 2 3 एट द रेट पे इसको आना चाहिए, क्योंकि हमको यहां जो इसके पहले वाला मिलेगा तो ये 3 है। ओके, हम मैं ये मान के चलता हूं, अपने हिसाब से करते हैं इसको, 0 1 2 3 है यहां पर, और 3 मॉड्यूलो 2 ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि i जो है वो आपका ऑड है। ये आपको बता रहा है कि i मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, यानी कि इवन है तब ये पिछला लेगा, लेकिन हम ऑड में हैं तो हम क्या करेंगे, हैश लगा देंगे। क्लियर। अब आइए यहाँ पे आप पी पे तो खैर कैपिटल है तो स्मॉल कर दीजिए इसको, y है तो इसको कैपिटल कर दीजिए, t है तो इसको कैपिटल कर दीजिए, h है तो कैपिटल कर दीजिए, o है तो कैपिटल कर दीजिए, n है तो कैपिटल कर दीजिए। अब आइए 3 पे, 3 का क्या है 10, ये 10 है, 10 मॉड्यूलो 2, यस 10 मॉड्यूलो 2 से 10 पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर हम घुसेंगे, इसके अंदर घुसेंगे, और जब हम यहाँ पर आए तो इसके पीछे क्या है, पिछला वाला लेना है, 3 के पीछे क्या है n, तो यह स्मॉल n डाल देंगे। ओके, अब आइए 11वें पे डॉट, ये अब हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है, सारे के सारे 3.0 भी नंबर ही है, ये पॉइंट कैरेक्टर है, नंबर नहीं है, और ये डॉट जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, तो डॉट है तो डॉट 11 है। अब 11 मॉड्यूलो 2 तो 0 नहीं होता, तो इस पे आ जाएगा, तो यहाँ हैश डाल दीजिए। ओ पे आइए या 0 पे आइए, 0 12वां नंबर है, 12 मॉड्यूलो 2 क्या होता है, 2 डिवाइड कर देता है, और मॉड्यूलो 2 अगर जाता है तो इसके पहले वाला करना है आपको, तो इसके पहले क्या है डॉट, यहाँ आप डॉट लगाइए। क्लियर, ये आएगा उत्तर, ये जो दिया है इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, अगर मतलब ये सीबीएसई ने रिजल्ट दिया है, मेरे हिसाब से आना चाहिए। सेक्शन 2 देख रहे हैं हम, क्लास 12th कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12 का। अब है राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट ARRN, यानी एक फंक्शन लिखना है और उसके अंदर 2 पैरामीटर्स आपको बताए गए हैं पाइथन में, जो ये करेगा कि एक ARR यानी इसका नाम दिया हुआ है उसको लेगा, ये नंबर्स की लिस्ट है, और n इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, जिससे ये शिफ्टिंग होगी। अगर आप ऐसे दे देते हैं ARR L शिफ्ट, और यहां पर आप 2 दे देते हैं तो 2 की शिफ्टिंग होनी चाहिए, 3 दे देते हैं तो 3 की शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से सैंपल इनपुट डेटा ऑफ द लिस्ट इस तरीके का है कि भाई 10 20 30 40 12 11 है, n बराबर 2 है, तो हमको शिफ्ट कराना है 2 2। इसका मतलब कि ये यहां से देखिए आप 30 जो है वो यहां आएगा, क्योंकि एक शिफ्टिंग 30 की यहां होगी, अगली यहां होगी, 40 यहां आएगा, 12 यहां आएगा, 11 यहां आएगा। अब आप पूछेंगे इन 10 20 का क्या हुआ, तो 10 पहुंचेगा इसकी जगह पे और 20 पहुंचेगा इसकी जगह, क्योंकि पहली बार तो 10 यहां पर पहुंचेगा, लेकिन सेकंड शिफ्टिंग है तो 10 यहां पहुंच जाएगा, 20 पहली बार यहां पहुंचेगा और अगली बार वो यहां पर आ जाएगा। ये शिफ्टिंग आपको करके बतानी है। तो ये कैसे होगा इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले है DEF, हमने डेफिनेशन लिखी, L शिफ्ट ARRN। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इस ARR की लिस्ट की, मतलब ये तो यहां तो क्लियर दिख रहा है आपको, लेकिन हम तो फंक्शन लिख रहे हैं, हम तो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो किसी भी लिस्ट पे चलेगा और किसी भी नंबर पे चलेगा। तो हमारा सबसे पहली चीज है कि हमको लेंथ बतानी होगी इसकी। तो यहां पर हमने लेंथ निकाल ली इसकी ARR की, हमें पता चल गया लेंथ क्या है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी रेंज है, हमको ये n पता है 2 है, जैसे इस एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ 0 से लेकर 2 तक रेंज आप जानते हैं, 0 1 2, तो 0 1 तक चलेगी ये, क्योंकि इसका ये इंडेक्स अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल्स ARR 0, इसका ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। ये जो y है, मतलब y में हम क्या कर रहे हैं, ARR 0। अब आप देखें
कि ये जो है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यही मैं बता देता हूँ, इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले जो पहला 0 पे जो है उसको y में रख लीजिए, मतलब इसको संभाल लीजिए, इसको संजो लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो 10 वैल्यू है, ARR0 में 10 है ना, ये y में आ जाएगी। तो y में अभी 10 आ गई है, ध्यान रखिएगा, y में 10 आ गई है। अब आप क्या करेंगे, रेंज 0 to n-1 जो इसकी लेंथ है उसके एक कम तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप 20 को यहां लाएंगे, 30 को इधर ले आएंगे, 10 इसको मैं ऐसे बताता हूं, आपको लिखना ही पड़ेगा, 10, 20, 30, 40, 12, 11। अब देखें, जो 20 है वो यहां लाएंगे आप, 30 यहां लाएंगे, 40 यहां लाएंगे, 12 यहां लाएंगे और 11 इधर लेके आएंगे। ओके, ये तो कर रहे हैं आप। तो कितनी आपने किया, एक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 शिफ्टिंग की। नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसीलिए 0 से L-1 तक किया आपने। और आप कर क्या रहे हैं, आप 20 को लेके आ रहे हैं 10 पे। इसका मतलब अगर मैं इसका इंडेक्स के हिसाब से चलूं तो आप A0 को ला रहे हैं, A1 को ला रहे हैं A0 पे। इसी तरीके से ये क्या है, A2 को ला रहे हैं आप A1 पे, ये 1 है इंडेक्स इसका। ऐसी लाइकवाइज, ठीक, कहां तक, L-1 तक। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो i+1 है, जैसे ये 0 है, ये 0+1 पहले होता, तो ये आपका 0 है, तो 0 प्लस मतलब A1 को आप A0 पे लाए। अगर ये 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1+1, ये 1 हो गया ना, तो 1+1 2, और ये 1 है तो 2 वाला 1 पे लाए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। तो आप एक एक करके शिफ्ट कर रहे हैं। और फाइनली आप क्या कर रहे हैं, फाइनल आप ये कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने 11 को यहाँ 12 शिफ्ट कर दिया तो अभी 11 हटा नहीं है, लेकिन आपको याद है आपने 10 सेव करके रखा था अपने पास, इस 10 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो अगली बार क्या होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या होगा, यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपका 20 इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 12 आ गया, 11 आ गया, ये एक शिफ्ट हो गए। और ये जो 11 जो यहाँ पर आया था, अब 10 ने 11 की जगह ली। यही काम चलेगा दोबारा, क्योंकि यहाँ पर ये अभी केवल 0 और ये n कितना है आपका 2, तो 0 अभी चला है, अभी 1 चलेगा, 2 तक नहीं जाता। आपको याद है रेंज जो है वो n तक नहीं जाएगी, n-1 तक जाती है। तो अभी 0 पे चले हम, तो एक शिफ्टिंग हुई। जब यहाँ पर 0 वाला हो गया, अब ये इंक्रीमेंट होगा, ये 1 पे चलेगा। तो यहाँ पर आपका ये जो n है, ये एक, मतलब ये जो लूप है ये एक बार और चलेगा, क्योंकि एक बार ये चल चुका है। फिर अगली बार क्या होगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 40, 12, 11, 10 और 20 आप ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर चुके होंगे इधर पे, तो 20 को उठा के यहाँ रख देंगे। फाइनली ये वाली लिस्ट आ जाएगी। क्लियर? Write a function in Python that counts the number of me and my words present in the text file story.txt. तो story.txt करके एक फाइल है और वो इस तरीके से कंटेंट आपको दिया है। If the story.txt is this: My first book was me and my family. It gave me chances to be known to be the world. तो इसमें कहा गया है काउंट ऑफ मी एंड माई इन दी फाइल। तो हमने क्या किया, अब इनका सोल्यूशन भी पहले देख लीजिए जो CBSE ने आपको दिया है। इनका सोल्यूशन के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि इन्होंने चेक कराया है कैपिटल एम ई और स्मॉल एम वाई। ठीक, आप जानते हैं कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, और आपने केस बकायदा बताया है कि कैपिटल एम होना चाहिए, स्मॉल ई होना चाहिए, कैपिटल एम होना चाहिए, स्मॉल वाई होना चाहिए। तो आप देखिए ये एक एम वाई दिख रहा है, मतलब ये एक, फिर आपका ये एम ई, ये हो गया आप 2, ये काउंटिंग बता रहा हूँ आपको। फिर आपका बस इतना ही है, नहीं एक और होगा इसमें, ये 3 हो गया। अब ये इसकी इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 है, जो कि गलत है। ये आएगा 3। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे इस कंटेंट के लिए तो आएगा 3, क्योंकि यहां पर एक स्मॉल एम ई है। ये जो स्मॉल एम ई है इसको भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने 4 में, जो कि इस कोड से पॉसिबल नहीं है। पहले हम कोड डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले इन्होंने कोई फंक्शन का नाम तो दिया नहीं है, तो आप सीधा एक फंक्शन लिखिए, डिस्प्ले मी माई, या आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। डिस्प्ले मी एंड माई, थोड़ा रेलिवेंट नाम रखिएगा। अब शुरुआत में आप NUM=0 ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये काउंट करना है। जहां भी काउंट शुरू होता है ना, जहां भी आप काउंटिंग करनी होती है, तो वहां पर काउंटिंग को 0 से शुरू करना होता है। जैसे हमने एक में देखा था ना, M को हमने स्ट्रिंग लिया था, खाली स्ट्रिंग, फिर M में जोड़ते चले गए थे, फन वाला क्वेश्चन जो था। तो इसी तरीके से इसको हम काउंट को 0 लेंगे। अब आप क्या करेंगे, फाइल ओपन यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ। फाइल को ओपन कर देते हैं story.txt RT फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपने रीड कर लिया, और यहाँ पर आप कर रहे हैं इसको पूरे को रीड N में। लेकिन अब आप जब रीड कर रहे हैं तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे बनेगा, माय, ये होगा फर्स्ट, क्लियर।
ऐसे करके कॉमा करके सारी की सारी लिस्ट में आ जाएगा, लास्ट में वर्ल्ड तक आ जाएगा आपको, ऐसे करके ये सारे आ जाएंगे। तो आपने स्प्लिट कर दिया इसको। अब स्प्लिट करने से फायदा ये होगा कि हमको एक लिस्ट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में चेक कराएंगे किसको, एक्स को, और एक्स क्या होना चाहिए, एक्स बराबर एम ई, कैपिटल एम ई, या फिर एक्स बराबर स्मॉल एम, कैपिटल एम वाई। तो जितने भी कैपिटल एम वाई, एम ई या एम वाई आएंगे ये इसको काउंट करके दिखा देगा। काउंट कैसे कर रहा है, नम इक्वल टू नम प्लस वन, जो कि हमने यहाँ से यहाँ जीरो लिया था। तो पहले जितनी बार मिलते पहले बार इसको ये मिल जाएगा कैपिटल एम वाई, ये काउंट वन हो गया। फिर दूसरी बार इसको ये मिल जाएगा, काउंट टू हो गया, वन प्लस वन टू, फिर चलेगा, फिर उसके बाद ये मिल जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, ऐसे चलेगा। एफ क्लोज कर देंगे, काउंट दिखा देंगे यहाँ पर नम कितना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि भाई ये इसको चार लाने का तरीका क्या है, ये चार कैसे आया। यहाँ पर आप एक और जोड़ेंगे, और x इक्वल्स क्या चीज है, स्मॉल एम, वो स्मॉल एम, ये स्मॉल है, ठीक है। फिर इसके बाद कोलन लगाएंगे, तो x बराबर जो स्मॉल एम है ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तब चार आएगा आपका, अदरवाइज नहीं आएगा। बाकी तो आप कोड समझ ही गए। ये स्प्लिट जरूरी है इसमें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने पूरी की पूरी फाइल रीड कर ली, लेकिन स्प्लिट इसको अलग अलग यानी अलग अलग वर्ड को स्प्लिट करना बहुत जरूरी है, तभी हम वर्ड को चेक कर पाएंगे। इसलिए हम डायरेक्ट वर्ड चेक कर पा रहे हैं। अगला जो और में क्वेश्चन है उसको देखिए, इसमें आप वर्ड नहीं देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अक्षर है वो हम देख रहे हैं। ओके, तो राइट अ फंक्शन एम काउंट, एम काउंट एक फंक्शन लिखना है पाइथन में जो कैरेक्टर रीड करेगा। तो यहाँ पर एक एक कैरेक्टर रीड होगा, वर्ड रीड नहीं होगा। ये जो कोड था ये वर्ड रीड करने के लिए, एक वर्ड, ये पहली बार एम आई रीड होगा, फिर फर्स्ट रीड होगा, इस तरीके से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक कैरेक्टर यूज करेंगे, मतलब उसको रीड करेंगे, और उसके बाद यही स्टोरी डॉट टेक्स्ट में हम रीड करेंगे। तो स्टोरी डॉट टेक्स्ट में अब क्या आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। शुड काउंट एंड डिस्प्ले द ऑकरेंस ऑफ अल्फाबेट ए एंड एम। तो जहां जहां आपका ए आ रहा है, जहां जहां एम आ रहा है, जितने ए और एम आएंगे वो काउंट करके दिखाने हैं। तो ए का अलग काउंटिंग होगी, एम की अलग काउंटिंग होगी। जैसे आपके पास एक फाइल कॉन्टेंट है स्टोरी डॉट टेक्स्ट, जो इन्होंने दिया था, ये जो स्टोरी डॉट टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा, इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा, वो ये बनेगा, ठीक, वो ये कंटेंट हो गया। तो ये जो फंक्शन है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें, ए एम की जगह यू हो गया, ये ए एम होगा। ये जो फंक्शन है ना, यही फंक्शन है, गलत लिख दिया गया है, मतलब एनसीईआरटी ने गलत प्रिंटिंग हो गई है। तो ए एम काउंट फंक्शन शुड डिस्प्ले द आउटपुट, ये तो इसका बहुत आसान कोड है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन का नाम नहीं है तो काउंट अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर एम दे देते हैं। स्टोरी डॉट टेक्स्ट है, रीड में खोल दीजिए, क्योंकि राइट वाइट तो करना नहीं है, रीड में खोल दीजिए। अब आपको मैंने कहा था कि जब भी हमको कोई चीज़ काउंट करनी होती है तो हम उसको जीरो लेते हैं। तो ए और एम वेरिएबल हमने काउंटिंग के लिए जीरो जीरो कर दिए। अब हम एफ डॉट रीड तो करते ही करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, पूरा आर में आ गया। अब इसको हम लगाएंगे एक एक कैरेक्टर वाइज। अब हमने देखिए यहाँ एफ डॉट रीड के बाद स्प्लिट नहीं किया गया, यहाँ पर एफ डॉट रीड के बाद हमने स्प्लिट किया था। यहाँ पर हमको स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक एक कैरेक्टर से पढ़ेंगे, कैसे, फॉर एक्स इन आर, ये आर है, तो जो एक्स इन आर, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स जीरो बराबर ए और एक्स जीरो बराबर ए। ये एक्स जीरो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, क्यों, क्योंकि हर बार, क्योंकि ये तो एक्स, ये लूप है ना साहब, ये लूप तो आगे बढ़ेगा हर बार। ये क्या करेगा, शुरुआत में जो कंटेंट है वहां से शुरू करेगा और उसके बाद एक एक करके बढ़ाएगा, है ना, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें ए कितने बार आ रहा है और एम कितने बार आ रहा है, ये आपको देखना है। वो इस कंटेंट में हो किसी भी कंटेंट में, इट डजंट, मतलब ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम पेपर तो दूसरा ही आएगा ना। लेकिन आपको ये समझना है कि ये एक्स जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्स भी लिखेंगे तो चलेगा, काम करेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा अगर एक्स बराबर एक्स जीरो का एक्स मान लीजिए, ये कैपिटल ए है स्मॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले में क्या फेर हुआ था, जो पिछला सवाल देखा हमने, उसमें कैपिटल एम ई था और स्मॉल एम ई था, वो दोनों अलग अलग तरीके से डील किए गए, उसने काउंट ही नहीं किया होगा जो अगर प्रोग्राम चलाएंगे। यहाँ आप कैपिटल ए भी चेक करा रहे हैं, स्मॉल ए भी चेक करा रहे हैं। अगर ए मिलता है आपको, चाहे स्मॉल हो चाहे बड़ा हो, आप इसको ए इक्वल टू ए प्लस वन कर देंगे, अदरवाइज एलिफ में आएंगे। अगर ये कैपिटल एम हो या फिर स्मॉल एम हो और लगा रहे हैं तो एम इक्वल टू एम प्लस वन करेंगे, यानी कि ए आएगा तो ए में एक जोड़ देंगे, एम आएगा तो एम में एक जोड़ देंगे। यहाँ जीरो था, जितने भी ए और एम आएंगे वो यहाँ पर ए और एम में चलाएगा। फाइनली क्लोज कर लीजिए फाइल को, प्रिंट करा दीजिए ए को, प्रिंट करा दीजिए एम को, ये आपका ए और एम प्रिंट हो जाएगा। मैं इस कंटेंट में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं 4 और 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपकी अलग ही आने वाली है। आप बस ये समझ लीजिए, जितने इसमें ए है जितने एम है वो आपके पास आ जाएंगे। अगला जो सवाल है, इसमें राइट द आउटपुट्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 3 बेस्ड ऑन द रिलेशंस टीचर एंड पोस्टिंग गिवन बिलो। अब इसमें देखिए 2 टेबल है, एक टेबल आपका टीचर है, एक टेबल आपका पोस्टिंग है। ये जो दूसरा टेबल है इसका काम आएगा तीसरे पार्ट में, लेकिन पहले और दूसरे को समझ लेते हैं। पहला कहा गया है सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब मैं आपको जरा इसके सोल्यूशन बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी के सोल्यूशन है।
मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया, आपको यहाँ देखना है फ्रॉम टीचर, यानी कि आपको टीचर टेबल पे जाना, ये तो क्लियर हो गया। सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड अकाउंट स्टाफ। डिपार्टमेंट एंड अकाउंट स्टाफ मतलब आपका जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर आपका काउंट होगा। तो क्लियर हो गया, इससे पता चल गया कि डिपार्टमेंट और कॉलम नाम के दो आपके वो आने हैं, ये कॉलम टीचर से लेने हैं। अब लेने क्या है और कैसे लेने, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो आपको डिपार्टमेंट लेना है लेकिन उसका काउंट लेना है। तो डिपार्टमेंट सबसे पहले आएगा आपका सीएस कंप्यूटर साइंस, फिर आपका आएगा हिस्ट्री, जो भी है वो लिख दीजिए पहले। हिस्ट्री हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये मैथमेटिक्स हो गया एम। अब कंप्यूटर साइंस इन्होंने कहा काउंट स्टार, मतलब पूरे काउंट करने। कंप्यूटर साइंस कितना है, एक और दो है कंप्यूटर साइंस। अब आइए हिस्ट्री पे, हिस्ट्री 3 हो गया हिस्ट्री। अब हो गया आपका तीसरा है मैथ्स, 1 2 और 3 मैथ्स हो गए। ये रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने दिया हुआ है हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस मैथ्स। वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बाय भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में जब ग्रुप बाय करते हैं नंबर से के हिसाब से तो हम कर ही लेंगे, नंबर में सबसे छोटा यहाँ लिख देंगे, सबसे बड़ा नीचे आ जाएगा, उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी स्ट्रिंग पे आते हैं तो यहाँ पर हम अल्फाबेट देखते हैं। सबसे पहला अल्फाबेट क्या आ रहा है, आप देखिए इस कंप्यूटर हिस्ट्री और एम में ABC, सी पहले आता है तो कंप्यूटर साइंस सबसे पहले आएगा, ABCD EFGH तो हिस्ट्री उसके बाद आएगा, HIJKLMN M बाद में आएगा। तो ग्रुप बाय जब आप करेंगे तो CS पहले आएगा 2, फिर हिस्ट्री आएगा 3, फिर मैथ्स आएगा 3। ये इसको थोड़ा सा रिविजिट करिएगा, कभी भी ये हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस से पहले नहीं आ सकता क्योंकि हम ग्रुप बाय बकायदा उन्होंने बताया। पहला क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं, सिलेक्ट मैक्स। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट मैक्स इन्होंने कहा है मिनिमम का, मैक्स मिनिमम फ्रॉम टीचर। तो आपको वैल्यूज आएंगे इसमें, क्यों, क्योंकि हम टीचर में जाएंगे टेबल में, क्योंकि बाकी और तो कुछ दिया नहीं हुआ है। आपको केवल टेबल पे जाना है और मैक्सिमम इस कॉलम कौन सा है, डेट ऑफ ज्वाइन, इसका मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कौन सा है इसमें, या देखिए ये मैक्सिमम दिख रहा है 31/7/2018, तो इसका पहला उत्तर आ जाएगा 31/7/2018। ये मैक्सिमम है डेट, ये इसको 2018/7/31 भी मान सकते हैं, इस तरीके से रिजल्ट आएगा अगर आप रन कराएंगे। दूसरा है डेट मिनिमम ज्वाइन किसका है, देखिए 2007, ये 2007 मिनिमम है, तो आप क्या करेंगे 5/9/2007। 2018 सबसे बड़ा है, 2007 सबसे छोटा है, इसलिए अगर आपके दो जैसे मान लीजिए 2017 ही हाईएस्ट होता तो फिर आपको यहाँ पर भी आना होगा, आप मंथ भी देखते और आप साथ में इसकी डेट भी देखते। लेकिन हमारे फॉर्चुनेटली इस सवाल में देखिए आपको कैसा सवाल आने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल जरूर है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि 2018 एक ही है और 2007 भी एक ही है। अगर 2018 2 होते तब आपको देखना पड़ता, 2018 में फिर मंथ पे जाते, फिर उसके बाद डेट पे जाते। ये तो मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम आपका हो गया 5, 9 और 2007। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे आपको लिखना है सिलेक्ट टीचर डॉट नेम, मतलब आपको यहाँ पर नेम लाना है, टीचर डॉट डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट आएगा, ये कॉलम के नाम बताते हैं यहाँ पर, पोस्टिंग डॉट प्लेस, यहाँ प्लेस आएगी, फ्रॉम टीचर पोस्टिंग, यानी दोनों टेबलों का यूज होगा, ये टेबल आप दूसरे दोनों यूज होंगे। वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट, मतलब अब हम ये देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट में कौन सी चीज कॉमन है। लेकिन एक और चीज दी हुई है, पोस्टिंग डॉट प्लेस इक्वल टू डेली। पोस्टिंग डॉट प्लेस इक्वल टू डेली, आप देखिए इस डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर हम पोस्टिंग में आए तो केवल पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट डेली, ये डेली है, और डेली से रिलेटेड डेली जो ये किस रिकॉर्ड में है, कंप्यूटर साइंस वाले रिकॉर्ड में है, तो आपको कंप्यूटर साइंस वाला यहाँ पर जाना, कंप्यूटर साइंस लिखने के लिए। कंप्यूटर साइंस में कौन है, जुगल, तो नाम क्या आएगा जुगल, कहाँ पर, कंप्यूटर साइंस, और कहाँ है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से केवल यही रिलेट हो रहा है, दिल्ली से कंप्यूटर साइंस रिलेट हो रहा है, और कंप्यूटर साइंस से आप यहाँ पर आएंगे तो केवल जुगल रिलेट हो रहा है, तो नेम डिपार्टमेंट दिल्ली। अब आइए दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से आपको नाम फिर से लिखना है, फिर से आइए, मैंने बताया था कंप्यूटर साइंस 2 है, कंप्यूटर साइंस 2 है, CS में आ जाइए, कंप्यूटर साइंस और कौन है, शिवम, यहाँ पर आएगा शिवम, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली और कंप्यूटर साइंस तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो यहाँ पर आप फिक्स कर दीजिए, उसके हिसाब से यहाँ देख लीजिए कि दिल्ली और मतलब कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ तो दिल्ली है ही नहीं, यहाँ दिल्ली आपको नहीं, यहाँ पर दिल्ली है नहीं, क्यों, क्योंकि प्लेस यहाँ पर है ही नहीं, प्लेस कॉलम है नहीं, तो आपको केवल ये देखना है कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन है उनका नाम लिखना है। ये इस तरीके से टेबल आपका बनता है, आप यहाँ पर पूरा भर दीजिएगा उसको। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश ARR,
where ARR is a list of numbers. From this list, push all numbers divisible by 5 into a stack implementation by using a list. Display the stack if it has at least one element, otherwise display appropriate error message. तो इसको बताने से पहले ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, यहाँ पर जो और में दिया है वो पॉप दिया हुआ है. पॉप, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दिस पॉप where ARR is a stack implemented by a list of numbers. सेम सवाल है, एक में पुश कहा गया, इसमें पॉप कहा गया. The function returns the value deleted from the stack. इसका भी हम रिजल्ट देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जरा ये समझा दूं कि पुश पॉप होता क्या है और कैसे हम इसको करते हैं. देखिए, ये आपका कंटेनर है. जब आप इसे पुश करेंगे तो मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है 2 3 4. आप पुश करते हैं पहला वाला तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद पुश करेंगे 3 तो 3 आ जाएगा, फिर पुश करेंगे 4 तो 4 आ जाएगा. अब निकालना है तो आप पॉप लगाएंगे तो 4 निकल के आएगा, पहले पॉप करेंगे, अगली बार पॉप करेंगे तो 4 निकल चुका है, अब 3 निकल के आएगा, अब फिर उसको निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा. तो जो सबसे आखिर में जा रहा है वो सबसे पहले निकलेगा. लेकिन अगर आपने पॉप किया 2 के बाद, यहाँ से 4 चला गया, 3 चला गया, अब ये जब पॉप कराएंगे तो ये क्या बन गया, ऐसे खाली हो गया. ये 4 3 2 तो निकाल चुके हैं, खाली हो गया. तो जब आपसे खाली निकालेंगे तब आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको एक एरर देना पड़ेगा. वही आपको अगले सवाल में पूछा गया. और यहाँ पर क्या कहा गया है, डिस्प्ले द स्टैक इफ इट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, अदरवाइज डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज. तो अगर कम से कम एक है तब आप बताएंगे कि भाई है, वरना अगर आप पुश कर रहे हैं और खाली है तो आप ये बताएंगे खाली है. पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यही पुश और पॉप है. अब आप इसमें देखिए इन्होंने कहा क्या है. हम यहाँ पर फंक्शन शुरू कर रहे हैं पुश. इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि पुश नाम का है तो पुश आप लिखेंगे ARR और कॉमा वैल्यू. अब ये जो वैल्यू दी है, ये अगर वैल्यू इसके अंदर यूज होती है तब तो इसका काम है. आप देखिए कई वैल्यू दिख रही है आपको, तब तो इसकी जरूरत है, अदरवाइज आप देखिएगा ये इसकी आवश्यकता है नहीं. इसमें ARR आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्योंकि खुद ही इन्होंने बताया हुआ है कि भाई इस तरीके का फंक्शन लिखना. ये तो गलत हो गया ना, तो इसको आप भूल जाएंगे, जो दिया वैसे बनाएंगे. अरे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यानी कि हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जैसे 2 3 5 7 1, ऐसे एक लिस्ट ऑफ नंबर. फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5. और ये टेन ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5 इनटू स्टैक इंप्लीमेंटेशन बाय यूजिंग लिस्ट. तो आप देखिए हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली पहले, s इक्वल्स खाली, एक लिस्ट है. अब हम क्या करें, फॉर x इन रेंज 0, लेंथ ARR, 0 से शुरू करते हैं, ARR की लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ मिल गई. अब आप क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और आप देखेंगे पहला जो एलिमेंट है ये ARR 0 होगा ना पहले. अगर इसका नाम ARR है तो ARR 0 में क्या है, 2 है. अगर ये मॉड्यूलो 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि 5 से डिवाइड होता नहीं होता, s डॉट अपेंड ARRx. अगर ये आपका खाली, अगर ये 5 से डिवाइड होता तभी तो हम लेते हैं इसको. ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको नहीं लेंगे. हम जाएंगे अगले पे, 1 पे जाएंगे, 1 पे भी नहीं मिल रहा, 2 पे जाएंगे, नहीं मिल रहा, 0 1 2, 2 पे आएंगे, हाँ मिल गया. 5 मॉड्यूलो 5 होता है 0, 5 से डिवाइड हो जाता है. तो आप क्या करेंगे, s डॉट अपेंड ARRx. तो ARRx, अब ARR क्या हो चुका है हमारा, x क्या है 2, क्या है 5 वैल्यू है ये. इस 5 को किस में अपेंड करेंगे, ये जो s आपने खाली लिखा था इसमें अपेंड कर देंगे, तो इसमें अब आ गया 5. फिर उसके बाद ये चलता जा रहा है. अभी हम और आगे बढ़ेंगे, अभी हम लेंथ तक जाना है, अभी हम पूरा एंड तक नहीं पहुंचे. अब हम 7 पे आए, हमने देखा मॉड्यूलो 5 नहीं हो रहा है, फिर हम गए आगे 10 पे आए, ये 1 2 3 4 5, हमने देखा कि भाई अगले पे आया, ARR 5 पे पहुंचे, 10, हाँ 10 तो मॉड्यूलो 5 होता है, ये तो आपको 0 दे रहा है. तो आप जो ARR 5 है, यानी कि ARR 5 में क्या है, 10 है, इसको अपेंड किस में करना है, अपेंड s डॉट अपेंड, तो इसके साथ अपेंड कर देंगे. लिस्ट में 5 और 10 ये आपने अपेंड कर दिया. और इसमें हमने एक और चेक कर लिया, अगर लेंथ इस s की, अगर इसकी s की मैं यहाँ निकालूँ तो लेंथ 0 आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर लेंथ हमने निकाली तो ये 2 आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये 5 और इसमें अगर मैं ये चेंज कर दूँ, उसको लिख दूँ 2 3 1 8, अगर ये लिस्ट ऐसी होती मेरी, इसमें तो कोई 5 से डिविजिबल है ही नहीं ना, तो हमारी लेस जो है वो 0 आ जाती है, क्योंकि ये s में कोई जुड़ता ही नहीं, क्योंकि कोई डिविजिबल बाय 5 है ही नहीं. तो ये एम्प्टी स्टैक लिख के हम बाहर निकलाएंगे, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे जो s आएगी, 5 और 10 प्रिंट होगा, मतलब फाइनल प्रिंटिंग 5 और 10 होगी इस क्वेश्चन की, अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेके चलूँ. अब हम पॉप पे आ रहे हैं, बेसिक चीज़ यही चल रही है. अब हम निकालेंगे जो लिस्ट है उससे निकालेंगे. तो हम एक फंक्शन लिख रहे हैं पॉप ARR, तो आपको इसी तरीके से लिखना है पॉप ARR. यहाँ पर आप देखिएगा कि पॉप ARR होना है तो इसको मत जोड़िए, आपको जो बोला गया उसी तरीके से आप यूज़ करेंगे, ठीक.
अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफाई किया गया हो कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इन्होंने दे दिया जहां पर ARR जो है वो आपका एक स्टैक है इम्प्लीमेंटेड बाय अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। अब आपको एक स्टैक है, इसमें कुछ नंबर लिखिए 2 5 7 ऐसे लिखिए, इससे निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई हमारा स्टैक कोई एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप बोलेंगे अरे आप ऐसी चीज निकालने को बोल रहे हो जो तो है ही नहीं, उसको हम कहते हैं अंडरफ्लो। अगर स्टैक का साइज जो है मान लीजिए इसका 3 ही साइज है और आप इसमें पुश करने लगे, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, उसके बाद 9 करना चाह रहे हैं तो इसका तो साइज ही 3 है और 9 पुट करना चाह रहे हैं तो जो जगह है उससे ज्यादा भरने की कोशिश कर रहे हैं, पुश में आता है। तो पुश में उसे कहते हैं ओवरफ्लो। पॉप में जब हमारे पास कुछ भी नहीं है और उसके बाद आप निकालने के लिए बोल रहे हैं तो उसे अंडरफ्लो, तो वो पहला चेक करा लिया। अगर जो इसकी लेंथ है वो 0 है तो आप कहेंगे भाई हमारे पास तो कुछ निकालने के लिए है नहीं, पहले ही चेक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप देख रहे हैं हाँ इसमें कुछ है तो आप क्या करेंगे, इसका लेंथ लेंगे, जो भी इसकी लेंथ हुई, जैसे इसकी 3 लेंथ हो जाएगी, आप क्या करेंगे जो वैल्यू है L-1, मतलब ये जो 752 है इसमें आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे, प्रिंट करा देंगे। मतलब 7 निकाला आपने, L-1 जो L आपकी लेंथ आई है उससे आप L-1 मतलब एक पहली वैल्यू निकाली आपने, तो ध्यान रखिएगा पहले 7 निकलेगी, इसमें पहले 7 निकलेगी, फिर 5 निकलेगी, फिर 2 निकलेगी। 7 निकाला आपने, इसमें रख दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक, वैल्यू मतलब इसमें निकाली ये वाली और इसको प्रिंट कराया और st.pop L-1, ये जो st था इसको आपने प्रिंट कराया कि भाई हमारा 7 आने वाला है, प्रिंट कराया। अभी यहाँ प्रिंटिंग हुई है, निकाला नहीं आपने, st.pop किया आपने L-1। अब इसको पॉप कर दिया, उठा दिया यहाँ से, बेसिकली 7 को निकाल दिया, हटा दिया। तो अब ये जो बनेगा वो ऐसे हो जाएगा, 5 और 7 निकाल दिया आपने। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोबारा चलते रहेगा क्योंकि इसमें जैसे 3 लेंथ है तो ये 3 तक चलेगा, फिर 5 निकल के आएगा, फिर 2 निकाल के आएगा और अल्टीमेटली जब आप इसको चेक करा रहे होंगे तो एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, आप अंडरफ्लो करके निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। अब ये सेक्शन 3 देख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये CBSE का क्लास 12th के लिए। अगले क्वेश्चन में है माई स्पेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक्स एट नया रायपुर एंड इज प्लानिंग टू सेट अप अ नेटवर्क। एक यूनिवर्सिटी है नया रायपुर में, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में 3 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये 1 2 3 एकेडमिक ब्लॉक्स हो गए, इस डायग्राम में दिया हुआ है। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक सेंटर्स इज एज फॉलोज, यानी कि यहाँ के इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अलग अलग डिस्टेंस है, जैसे मैं आपको एक बताऊं, डिस्टेंस पे बड़ी चीज आएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो लॉ ब्लॉक है इसका बिजनेस ब्लॉक से डिस्टेंस है 40 मीटर। ऐसे अगर लॉ ब्लॉक का आप HR से देखें तो 105 मीटर है, वो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से। तो ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको हर एक ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं, जैसे सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको, HR सेंटर में 115, HR सेंटर में 115 है। और दूसरा देखिएगा यहाँ लॉ ब्लॉक में 15 है, लॉ ब्लॉक में सबसे कम है 15, यहाँ सबसे ज्यादा है। अब सवाल है, एक एक करके देखेंगे। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज ब्लॉक सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद अ सुटेबल रीजन। अब आपको सर्वर लगाना है। सर्वर मतलब होता है एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम जो बाकी क्लाइंट्स को सर्व करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आपके कंप्यूटर कहाँ पर है, 115। तो सबसे ज्यादा जो हैंडलिंग करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा नेटवर्क का लेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा उसमें एटेन्यूएशन भी बढ़ेगा। तो सबसे करीब हम रखना चाहेंगे वहाँ सर्वर, वहाँ जहाँ पर ज्यादा कंप्यूटर होंगे। तो सबसे पहला उत्तर हो गया कि मोस्ट सुटेबल प्लेस, तो आपका HR सेंटर हो गया, वहाँ पर रखेंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम का नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। दूसरा इसमें पूछा गया सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक सेंटर फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। तो आप इसको एंड टू एंड जोड़ दीजिए ऐसे, क्योंकि अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, कनेक्टिंग की भी आपका बस है, रिंग है, इस तरीके की होती है। तो ये एक हमने टोपोलॉजी यहाँ बता दी। तीसरा पूछा गया है विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्लेस्ड इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दिस ब्लॉक सेंटर्स टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर विद दीज ब्लॉक्स सेंटर्स। अब आप देखें यहाँ पर हम सर्वर बना रहे हैं उससे हमको इसकी कनेक्टिविटी देनी है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो आप बोल सकते हैं हब, आप बोल सकते हैं स्विच, लेकिन आप जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। हब जो होता है नॉन इंटेलिजेंट होता है, यानी कि जो भी इसके पास मैसेज आएगा वो ब्रॉडकास्ट कर देगा बगैर सोचे समझे। हर स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट हब को ही स्विच कहते हैं।
स्विच क्या करता है, वो ये देखेगा कि पैकेट किस कंप्यूटर के लिए है, किस आईपी के लिए है, और उसको वहीं पे भेजेगा, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, सबको नहीं भेजेगा। स्विच में बहुत सारे काम होते हैं, तो स्विच इंटेलिजेंट हब होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे स्विच। अब अगला सवाल है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर का शब्द देखिए, इसका मतलब ही क्या दिख रहा है आपको, रिपीटर या एम्पलीफायर एक ही बात हो जाएगी यहाँ पर। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या करता है, जैसे हम सिग्नल, जब मैंने कहा एटेन्यूएशन होगा, एटेन्यूएशन मतलब जो अपनी सिग्नल है उसमें उसकी एनर्जी में कमी, तो हमारा सिग्नल यूं जाता है, फिर आगे चलते 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 वो क्षीण हो जाता है, कि वो एनर्जी लूज कर जाता है। तो क्या होता है, हमें एक एक पॉइंट पे इसको रिपीटर देने होंगे, ताकि ये इसकी जो एनर्जी है, वैसे बहुत सारी चीज़ है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, फिलहाल आप थोड़ा इस तरीके से समझिए कि इसकी एनर्जी मेंटेन रहे, तो रिपीटर हमको लगाना पड़ता है। हम ये जानते हैं कि दो बिल्डिंग्स जिसमें 70 मीटर से ज्यादा आपका डिस्टेंस हो, क्योंकि 70 मीटर तक तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 70 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो आपको लगाना ही पड़ेगा कौन से, ये रिपीटर लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप कहाँ कहाँ लगे, ये सजेस्ट कहा इन्होंने, केवल उत्तर ये नहीं देना है कि भाई कहाँ कहाँ है। आप देखिए ये एचआर जो डिस्टेंस आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पर आपका एक रिपीटर लग जाएगा, यहाँ पर आपका एक रिपीटर लगेगा, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 70 मीटर से ज्यादा है वहाँ आप लगा देंगे। बाकी 30 ये जो इनके बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता है ना, तो कई तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। लास्ट सवाल है, द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली। अब ये आपका नया रायपुर में है। नया रायपुर अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। अब छत्तीसगढ़ से ये दिल्ली की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तो काफ़ी दूर है, करीबन 30 घंटे से ऊपर का रास्ता है अगर हम ट्रेन से आए तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि 1250 किलोमीटर, एग्जैक्ट डिस्टेंस भी बता रखा है 1250 किलोमीटर यूनिवर्सिटी से। विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैंड मैन वैन विल बी फॉर्म। ओके, अब इसमें क्या है कि लैंड में तो आपका केवल एक बिल्डिंग के अंदर ही अंदर चीज़ होती है, 50 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, 50 से ज़्यादा, तो 50 से 100 अगर बहुत अच्छे आपने वो लगा रखे हैं, इसमें गैजेट्स लगा रखे हैं तो लैंड तो यही काम करेगा इसमें। मैन आपका यहाँ पर इस जगह पे काम करेगा कि भाई आपके दो मेट्रोज के बीच में, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना, सिटीज़ के बीच में काम करेगा। लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस के लिए तो आपको ये WAN, ठीक है, वैन लगाना पड़ेगा, जो कि वाइड एरिया लैन है, इसके लिए आपको वैन लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राइट SQL कमांड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज बेस्ड ऑन टीचर एंड पोस्टिंग। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपका टीचर है, ये आपका पोस्टिंग है। ये ऑलरेडी टेबल के बारे में हम पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधा हम सवाल पे जंप करते हैं। अब टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो आप क्या करेंगे, देखिए उसका समझिए। टू शो ऑल मतलब आप यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेरी होगी सिलेक्ट से शुरू होगी, यहाँ पर बोला है ऑल, इसलिए हमने स्टार कर दिया। कहाँ से लेना है, इन्होंने कहा अबाउट द टीचर, तो हम फ्रॉम टीचर, टेबल का नाम यहाँ पर टीचर हो गया, ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो इन्होंने जो कंडीशन दी है वो दी है कि डिपार्टमेंट हिस्ट्री होना चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स हिस्ट्री। ये होता है सिलेक्ट, एक्चुअली वो ये इस फॉर्म में होता है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऐसे होता है ना। सिलेक्ट क्या करना है, टू शो ऑल, तो सिलेक्ट स्टार, फ्रॉम कहाँ से लेना है, टीचर से, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और वेयर मतलब अब क्या कंडीशन आनी है, टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहां पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट इक्वल्स हिस्ट्री, शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, अगला आ गया आपका, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पर देखिए, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल, नेम चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट में क्या आएगा, अब नेम लिखेंगे ऑफ फीमेल टीचर्स, तो कहां से लेके आना आपको, टीचर से, फ्रॉम टीचर्स, टेबल में टीचर रहेगा। अब इसकी कंडीशन बदल जाएगी, हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो फीमेल भी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर फीमेल जेंडर दिया हुआ है और ये डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम वेयर में लगाएंगे, इस वेयर में कि डिपार्टमेंट हो इसका मैथमेटिक्स, एंड मतलब मैथमेटिक्स भी होना चाहिए और साथ में जेंडर भी होना चाहिए फीमेल, तो यहाँ पर जेंडर भी दिया हुआ है, तो जेंडर हम लगा देंगे फीमेल। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना आपको, ये है इसका उत्तर, दिखा दूंगा आपको, ये आपको केवल समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आपको इस तरीके से लिखना है बाकायदा, A&D कैपिटल में आएगा, ठीक है, क्लियर इट। ओके, नेक्स्ट है टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल टीचर्स। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, टू लिस्ट द नेम्स, तो नाम सबसे पहले आपका सिलेक्ट में क्या आएगा, नेम्स ऑल टीचर्स, तो आपको टीचर से लेना पड़ेगा ये, और विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे
यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो ऐसे आएगा कि आपको टीचर दिखाए जाएंगे, टीचर का नाम आएगा, लेकिन वो जो टीचर आएंगे वो किसके ग्रुप बाय होंगे, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से आएंगे। यानी सबसे कम यानी कि 2007 वाला सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 2008, ऐसे करते बढ़ता चला जाएगा 2018 तक। तो आपको ग्रुप बाय करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, और आपको वेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया है विद द डेट ऑफ ज्वाइनिंग में असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ आ जाता है, हम इसको न लिख के ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय क्या हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। अगला है टू डिस्प्ले टीचर नेम सैलरी एज फॉर मेल टीचर्स ओनली। तो यहाँ पर सिलेक्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा है इन्होंने, नेम, तो नेम हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेम और सैलरी, और क्या क्या पूछा इन्होंने, सैलरी और एज, ये एज हो गया। कहां से लेना है, फ्रॉम टीचर्स, टीचर टेबल हो गया। और इन्होंने कहा मैं मेल टीचर्स होंगी, तो यहाँ पर सीधा आप जैसे आपने महिलाओं के लिए जेंडर किया था, यहाँ पर जेंडर वेयर में डाल दीजिए, वेयर जेंडर इक्वल्स मेल, बस ये आ जाएगा। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले नेम बोनस फॉर ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी, वेयर टू डिस्प्ले नेम बोनस ऑफ ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। तो इसमें क्या करना है, देखिए सिलेक्ट में आप पहले तो ये देखिए क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए और बोनस ऑफ ईच टीचर। तो आप बोनस ऑफ ईच टीचर जहां बोनस दिया है तो यहां नेम चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर बोनस ऑफ ईच टीचर, यहाँ बोनस कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बताया गया बोनस इज 10% ऑफ द सैलरी। तो सैलरी अगर सैलरी ऐसे है, सैलरी का जो अमाउंट है, और बोनस क्या होगा इसका, और 10% होता है 10/100 यानी कि 0.1, तो सैलरी इंटू 0.1 ही आपका बोनस हुआ, ये बोनस हुआ। तो यहाँ तो आप बोनस इक्वल्स ये बना के लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखना आपको सीधा लिखना है सैलरी इंटू 0.1, यही आपका बोनस हो जाएगा। तो नेम और सैलरी और बोनस, सैलरी इंटू 0.1 ये बोनस हो गया। और लेकिन आप जैसे मैंने कहा कि ये हर बार आप ये सैलरी इंटू 1 तो नहीं लिखते रहेंगे ना, आपको इसे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, जो कि उन्होंने कहा बोनस फॉर ईच टीचर, बोनस एज। तो यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ और आप लिख रहा हूँ नेम सैलरी इंटू 0.1, ये हो गया दिस आपका बोनस हो गया, लेकिन इसको आप कहेंगे एज बोनस। तो जब ये टेबल आएगा ना तो यहाँ पर नेम लिखा जाएगा और यहाँ बोनस लिखा जाएगा, जिससे क्लियर, नेम बोनस ऐसे ऐसे, क्योंकि सैलरी इंटू 0.1 एज बोनस आप करेंगे, ये हो गया। और कहाँ से निकालना है, फ्रॉम, क्योंकि ये तो हमने कंडीशन तो करी थी, इसमें कुछ वेयर वगैरह नहीं करना, आपको केवल फ्रॉम में लेके आना है, केवल इसमें क्या लाना है, फ्रॉम टीचर। वेयर वाला क्लॉज आएगा नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपने केवल डिस्प्ले करना, ओनली डिस्प्ले नाम और जो बोनस है। A binary file book.dat has structure this. बुक का नाम है, बुक का नेम है, ऑथर है, प्राइस है। राइट है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड ऐड टू अ book.dat। यानी आप क्या करेंगे, जो एक book.dat फाइल है, ये वाली जो फाइल है, इसमें रिकॉर्ड एंटर करना है और ये क्रिएट फाइल फंक्शन लिखना है। राइट अ फंक्शन काउंट रिकॉर्ड ऑथर इन पाइथन विच एक्सेप्ट द ऑथर नेम एज पैरामीटर एंड काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर आर स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल book.dat। पहले आप सवाल समझ लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा कि आपकी ये बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल कुछ नहीं होती है, देखिए बाइनरी फाइल ये होती है कि जो रीडेबल फॉर्म नहीं होती, उस फाइल को जैसे आप book.txt खोलेंगे तो खुल जाएगी, आपको दिख जाएगा कंटेंट। बाइनरी फाइल में नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें 0110 फॉर्म में है, ठीक, मतलब एक्चुअली में यहाँ पर ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि अल्टीमेटली चेंज तो उसी में होता है। तो बाइनरी का मतलब ये होता है। तो अगर ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, इसको खोलेंगे तो आप रीड नहीं करेंगे। सारा जो इंटरनेट पे या फिर किसी भी नेटवर्क में डेटा जाता है वो नॉर्मली बाइनरी में जाता है, हर चीज़ बाइनरी में होती है। कंप्यूटर में भी बाइनरी भी प्रोसेस होता है, वो अलग बात है। हमने इसको रीडेबल फॉर्म बना लिया है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, book.dat, इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे। जैसे बुक नंबर हो गया 1, बुक नेम हो गया, मैं ए लिख दे रहा हूँ, ऑथर हो गया से ए कर दीजिए इसको, और प्राइस हो गया इसका 100। तो ये कंटेंट आपको इंसर्ट करना है। अगली बार दूसरा बुक नंबर आएगा 2, ये बी हो गया, बुक का नाम, मान लीजिए ऑथर का नाम बी है, ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नाम प्रॉपर होंगे इसमें, और प्राइस है इसका 200 रुपये, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि ये तो हमने एंटर कर दिया, और यहाँ पर अब तीसरा बुक लिखा हमने, तीसरा, और ये भी बुक का नाम है मान लीजिए सी, लेकिन ये ऑथर है ए, यानी ये जो जिसने लिखा, जैसे मान लीजिए चेतन भगत है, चेतन भगत की ये भी किताब है, चेतन भगत की ये भी किताब है, तो दोनों किताब इसकी है, लेकिन नाम अलग है और इसकी प्राइसिंग अलग है।
ओके, तो यही पूछा गया है कि काउंट REC, ऑथर का नाम अगर जैसे ऑथर डालेंगे तो आपको बताना है कि भाई कितनी किताबें इस ऑथर की है। तो अगर ऑथर का नाम डाला जाएगा, जैसे ए डाला जाएगा क्योंकि ए कॉमन है इसमें, तो आपको बता देगा कितनी बुक है। अगर इसमें ए डालेंगे तो यहाँ पर एक दो रोज है ना, मतलब चेतन भगत की ये भी है, चेतन भगत की कितनी बुक हो सकती है, तो 2 आ जाएगी उसकी, ऐसा आना चाहिए अगर हम सर्च करेंगे। पहले तो ये एंटर कराने का प्रोग्राम, फिर उसके बाद ये रीड मतलब काउंट करने का प्रोग्राम। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, आप यहाँ से समझ जाएंगे, क्योंकि बाइनरी से डील कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्रिएट फाइल करके फंक्शन लिख रहे हैं, एकदम सेम यही फंक्शन लिखेगा जो इन्होंने कहा है। उसके बाद आप एक फाइल ओपन करेंगे, ये AB फॉर्म में, AB मतलब नई फाइल क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन अगली बार जब भी उसको खोलेंगे तो अपेंड मोड में खुलेगी, यानी कि जो असली कंटेंट उसमें ऐड हो गया है अगली बार वो उसके नीचे लिखा जाएगा। तो आपने यहाँ पर ओपन किया एक फाइल को AB फॉर्म में, क्योंकि अपेंड है बाइनरी फॉर्म। उसके बाद आप यूजर से इनपुट कराइए कि भाई बुक नंबर डालिए। अब देखिए बुक नंबर तो इंटीजर में होगा, है ना, ये उसमें तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इंट हो गया। आप नाम इनपुट कराएंगे, ऑथर इनपुट, नाम और ऑथर इनपुट कराएंगे। आप देखिए ये कैरेक्टर फॉर्म में है या स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो इसमें आपको इंट नहीं लेना है, इंट ही नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये प्राइस, क्योंकि ये इनपुट आप प्राइस लेंगे और उसके साथ आप इंट करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो वैल्यू में आएगा। तो ये सारी चीजें एंटर करा दी। अब आपने एक रिकॉर्ड बनाया REC, और रिकॉर्ड कैसे बनाया, 1 2 3 4, चारों को यहाँ रख दिया, 1 2 3 4। अब क्या है कि ये जो 4 आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसमें हर बार जब भी एंटर करेंगे तो पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा, चौथा इसमें जाएगा। अब इस REC को आप डंप करना पड़ेगा, किसमें, pickle.dump। अब इसको बेसिकली क्या होता है कि आपको पाइथन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इससे। तो जो REC आपने बनाया रिकॉर्ड से पाइथन ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ये हो गया, बार बार आप एंटर करेंगे, इसमें चीजें एंटर होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, ये तो समझ गए आप एंटर करने का तरीका, ये हमने क्रिएट फाइल बना दिया, ये आराम से एंटर हो गया। अब आपको काउंट वाला बता रहा हूँ कि भाई आप ऑथर का नाम डालेंगे, अब फाइल ओपन होगी रीड बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि इसमें राइट तो करना नहीं है, रीड ही करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि एक ऑथर की कितने नंबर ऑफ बुक्स है। नंबर इक्वल 0, क्योंकि हमें पता करना है कितना काउंट होगा उसका। जैसे चेतन भगत की यहाँ पर 2 बुक्स है, तो हमको यहाँ पर 2 बताना पड़ेगा, तो 0 से शुरू करते हैं, इसको काउंट करेंगे। वो ट्राई और एक्सेप्ट होता है कि कोई एरर हो जाएगा तो वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। ये केवल एक एरर, अगर एरर हैंडलिंग का तरीका है। तो वाइल ट्रू, जब तक हम पूरे रिकॉर्ड सर्च ना करें, pickle.load, अब यहाँ पर पाइथन ऑब्जेक्ट लिया, REC में डाला। ये जो REC जो है 2 कौन सा है भाई, देखिए हमको किस नाम से चेक कराना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका अगर इंडेक्स देखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम जो A2 जो हमारा REC 2 है, इसके हिसाब से अगर हम देखें ऑथर क्या है, ऑथर कौन सा है, जो भी ऑथर यूजर ने डाला होगा यहाँ पर, मान लीजिए A डाला है तो इसको मिल गया, A पहला मिल गया, फर्स्ट रिकॉर्ड पे गया, इसको A मिल गया। इसने कहा कि वाह, हमें जो नंबर 0 था इसको 1 कर देते हैं। फिर ये दोबारा चलेगा, क्योंकि अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये तो टोटल चलेगा ना, ट्राई वाइल ट्रू, जब तक ये चलता रहेगा। और उसके बाद हम जब लास्ट रिकॉर्ड तक सर्च करेंगे, तो एक अगली बार जब जाएंगे तो यहाँ पर दूसरे पे कुछ नहीं मिला, फिर ये चलेगा, तीसरे पे आया, आहा एक और मिल गया, तो 1 + 1, एक काउंट को और बढ़ा देंगे, नंबर को और बढ़ा देंगे, तो 2 होगा। उसके बाद ये वापस आ जाएगा, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड सर्च कर लिए, 2 ही मिला और बाहर आ गए। जो ऑब्जेक्ट है इसको क्लोज किया, रिटर्न करा दिया नंबर, यानी इसका रिटर्न जो है फंक्शन का नंबर रिटर्न है, तो 2 रिटर्न हो जाएगा कि हाँ भाई 2 किताबें उनकी है इसमें। अगला है बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट हैज स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट डॉट डैट मतलब होता है कि भाई डेटा फाइल है, यानी कि बाइनरी फाइल। एडमिशन नंबर है, नेम है, परसेंटेज है। राइट अ फंक्शन काउंट REC, एक फंक्शन लिखना है इन पाइथन दैट वुड रीड कंटेंट्स ऑफ द फाइल, इसके कंटेंट ये रीड करेगा। एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज परसेंटेज इज अबव 75, जिन के परसेंटेज 75 से ऊपर होंगे उनके डिटेल्स बताएगा। ऑल्सो डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 75%, मतलब आपको नंबर भी बताने हैं उन स्टूडेंट्स के कितने, मतलब यहाँ पर काउंट भी बताना है कि भाई कितने लोगों ने 75 से ऊपर स्टोर किया, और डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ, और जिन ने 75 से ऊपर स्टोर किया उनका डिटेल्स भी बतानी है। तो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। देखिए हमने क्या किया, पिकल किया, क्योंकि हमको बाइनरी फाइल से डील करना है। हमने किया, ये स्टूडेंट डॉट डैट में है, इसका स्ट्रक्चर है और ऑलरेडी बता रखा है कि इसके अंदर कंटेंट है। तो हम जब इसको रीड बाइनरी, इन्होंने खुद सवाल में बता रखा है, अ बाइनरी फाइल दिस हैज स्ट्रक्चर दिस, राइट अ फंक्शन दिस दैट वुड रीड कंटेंट्स। रीड कंटेंट तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर कंटेंट होगा, तो हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी से डील कर रहे हैं। डेफिनेशन देंगे काउंट REC, यही नाम रखिएगा, बिल्कुल सेम, ये ऐसा चेंज मत करिएगा, यानी कि जो चीज़ यहाँ दी है वही यहाँ लिखिएगा, चाहे केस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। हम ओपन करेंगे स्टूडेंट डॉट डैट रीड बाइनरी में। अब आपको क्योंकि काउंट भी करना है, देखिए डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो काउंट करना है। यहाँ पर जहाँ काउंट होता है वहाँ पर हम शुरुआत में 0 ले लेते हैं, एक ऐसी वेरिएबल को जिसको हम फाइनली एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। ट्राई और कैच तो जाते ही है, ट्राई एक्सेप्ट इसमें जो होता है। तो यहाँ पर वाइल ट्रू, पूरी की पूरी फाइल हम रीड करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसका स्ट्रक्चर पता है। हर जैसे ये फाइल है ना, उसका स्ट्रक्चर पता है कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन नंबर होगा, यहाँ पर नेम होगा,
या परसेंटेज होगा, ठीक। तो हमें एक इसका स्ट्रक्चर पता है कि 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो गए। तो अब क्या करेंगे, REC pickle डॉट लोड। अब इसका जो पाइथन ऑब्जेक्ट है REC में ले लिया, थोड़ा सा उल्टा किया पिछले वाले से। अब यहाँ पर जो 2 है, देखिए अब इसे 0 है 1 है 2 है, ये आपका जो 2 नंबर है, अगर इसका जैसे मान लीजिए किसी को 30% मिले हैं, किसी को 90% मिले हैं, किसी को 60, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, 76% मिले हैं, तो इस पे तो फेल हो जाएगा। 90 और 76 पे पास होगा, क्योंकि 90 और 76 75 से ऊपर है। तो जहाँ पर ये 75 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे कि इसका रिकॉर्ड पहला निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। मतलब पहला रिकॉर्ड आएगा, जैसे मान लीजिए एक्स नाम है, नेम है A, नंबर है मान लीजिए 1 2 और परसेंटेज है इसका 90, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर टैब लगा देंगे, तो अगली बार यहाँ पर टैब आ जाएगा नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। और इसमें क्या होगा कि अगर ये 75 से ऊपर है तो काउंट भी बढ़ जाएगा, फिर ये चलता रहेगा जब तक ट्रू है, यानी कि पूरे एंड तक जाएगा। अगली बार जैसे मान लीजिए ये वाला रिकॉर्ड आता है V, इसका 13 कर लीजिए, और इसका हो गया 76, तो काउंट भी बढ़ जाएगा, 2 हो जाएंगे, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो आपको ये पहले तो एक रिकॉर्ड दिखा देगा, ये प्रिंट कर रहे हैं, ये वाला तीनों प्रिंट हो रहे हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड 75 से ऊपर वाले हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। और फाइनली ये दिखा देगा आपको नम इक्वल्स नंबर नम प्लस 1, ये आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। वो यहाँ पर रिटर्न नाम से हो रहा है, रिटर्न नाम है ना, तो रिटर्न नाम, और इसको आप दिखा के प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा। नंबर यहाँ से इधर से हो रहा है, नंबर यहाँ से प्रिंट होगा, रिकॉर्ड यहाँ से प्रिंट होगा। चलिए साहब, ये बात हुई आपके कंप्यूटर साइंस की, और हमने पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर लिया। कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो तो बताइएगा। धन्यवाद।